स्वागत है आपका दैनिक नवज्योति की इस वर्चुअल टॉक में। और आप हमारे साथ अपना इस अमूल्य समय को निकाला आपने। इस वक्त जब कोरोना इतना ज़बरदस्त चल रहा है, आपका हर एक एक समय जो एक एक मिनट जो है इतना महत्वपूर्ण होता है, उसमें आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और महात्मा गांधी बहुत अच्छा काम कर रहा है कोरोना में। मैं सभी यहाँ जो इस पैनल टॉक में पार्टिसिपेट है, इन्हें बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी अस्पताल जो है वो शायद राजस्थान में पहला अस्पताल है जिसने सबसे पहले कोरोना मरीजों का इलाज शुरू किया। और कोरोना की जो है जांच भी सवाई मानसिंह अस्पताल के बाद जयपुर में अगर कहीं शुरू हुई है तो वो महात्मा गांधी अस्पताल है। तो महात्मा गांधी अस्पताल की वजह से जयपुर में कोरोना की जो जांचें हैं, और शुरुआत में क्योंकि कोरोना की जांचें काफ़ी कम शुरुआत हुई थी, उस वक्त जो है वो एसएमएस अस्पताल से भी कोरोना के जो सैंपल थे वो जांच के लिए महात्मा गांधी जाया करते थे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, डॉक्टर रिजवानी शायद अभी भी जो है एसएमएस अस्पताल से कुछ सैंपल जाया करते हैं आपके रोज। जी, हम बाहर से काफी हॉस्पिटल से सैंपल आते हैं हमारे यहाँ पे चेक होने के लिए। काफी हॉस्पिटल से ईएचसीसी फोर्टिस वगैरह से भी आते हैं हमारे यहाँ पे। जी। और डॉक्टर साहब, आपको सभी को एक जानकारी और दे दूं, महात्मा गांधी अस्पताल जो है वो जितने भी सवाई मानसिंह अस्पताल से जांच के लिए सैंपल जाते हैं उनकी निःशुल्क जांच करता है, जहां तक मुझे जानकारी है। क्यों डॉक्टर रिजवानी, मैं सही कह रहा हूँ? देखिए, इस बारे में मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पॉलिसी मैटर्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं ट्रीटमेंट से संबंधित। हाँ, जहां तक मुझे जानकारी है, मुझे मालूम है कि सवाई मानसिंह अस्पताल से जितने भी जांच सैंपल जाते हैं, नरोत्तम शर्मा जी इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। जी, ऐसा है कि हमने शुरू में महात्मा गांधी से वो किट देकर हमने हमारी कुछ जांचें कराई थी। अब महात्मा गांधी अपने पैसे लेके ही जांच कर रहा है। जो वहाँ पर एडमिट होते हैं उनसे पैसे वो बात करके जो रेट फिक्स की हुई है उस रेट के आधार पर वो जांच कर रहे हैं। नहीं नरोत्तम जी, जी शुरू में हमारी गवर्नमेंट द्वारा कुछ समय तक इनको हमने सैंपल भेजे थे, जिससे कि कुछ समय तक हमने किट भी उपलब्ध कराई थी इनको। तब इन्होंने हमें यहाँ पर सैंपल की जांच करके दी थी। अभी फिलहाल ये ऑन पेमेंट सब जांच कर रहे हैं। नहीं, बस शुरुआत में मैंने भी यही कहा है कि शुरुआत में महात्मा गांधी जो है, हाँ ये जरूर है, सरकार उनको जो है जांच का आरटीपीसीआर जो जांच होती है उसकी किट जरूर उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन एक सेवा देना भी शुरुआती दौर में जो है बड़ा बड़ा योगदान है इनका हमारे इस कोरोना के अंदर। जी। मरीज भी इन्होंने एडमिट कर रखे हैं हमारे, काफी अच्छा योगदान है इनका। जी। रोहित जी, मैं डॉक्टर पुनीत रिवानी जी से बात करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने समय दिया, आप ज्वाइन हुए। डॉक्टर साहब, महात्मा गांधी अस्पताल में किस तरह से कोरोना का इलाज दिया जा रहा है और किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, थोड़ा सा बताएंगे इस बार? देखिए, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है पेशेंट्स को ट्रीट करने का, हमने अलग अलग कर रखा है। एसिम्प्टोमेटिक, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, और जिनके ज्यादा सिम्टम्स हैं और जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं, इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है उनको, फ्लोर वाइज डिवाइड कर रखा है। वार्ड्स और रूम्स हैं उनके लिए। जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको अलग रखते हैं, दूसरों से कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। फिर अगर पॉजिटिव आता है तो उनको फिर पॉजिटिव वार्ड में और सीवियरिटी के हिसाब से एस्केलेट करते हुए आईसीयू में जाता है पेशेंट। बाकी जहाँ का ट्रीटमेंट है, जो रिवाइज प्रोटोकॉल आता रहता है ट्रीटमेंट का, जैसे पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन था, आजकल फेविपिरावीर आ गई है, रेमडेसिविर कल परसों में ही लॉन्च हुई है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं जो प्रोटोकॉल में नए चेंजेस आते जा रहे हैं। तब ये जो बाहर के जो प्रवासी आ रहे हैं वो भी काफी तादाद में अपने यहाँ भी भेजे जा रहे हैं, तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? कैसी फैसिलिटीज है, क्या है उनको, क्या फैसिलिटी? देखिए, हमारे पास वार्ड की भी फैसिलिटी है, प्राइवेट रूम्स की भी फैसिलिटी है, आईसीयू की फैसिलिटी है और वेंटिलेटर्स भी हैं। तो जिस तरह की जो रिक्वायरमेंट रहती है पेशेंट को, जो सिवियरिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को। सबको एक समान ट्रीटमेंट, बाहर का हो या जो भी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, कई मरीज जो ठीक होके जाते हैं, जो अभी उपचाररत हैं आपके पास,
जरूरत पड़ती है डॉक्टर साहब उनको ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट की, या कई बार वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं पेशेंट, कई बार उनके फैमिली वाले भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट को भी आप कंसल्ट करते हैं? रेगुलर काउंसलिंग हो रही है पेशेंट की हमारे, हमेशा वहाँ पे एक सीनियर कंसल्टेंट रहता है और रेजिडेंट्स ऑन फ्लोर रहते ही हैं, जिसको जिस तरह की जरूरत पड़ती है, बाहर से स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, किसी को यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ी, किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी, तो वो लोग जाके उनको उस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए अंदर बिल्डिंग में जाते हैं। एक अलग बिल्डिंग डेडिकेट की हुई है इन पेशेंट्स के लिए वहाँ। ठीक है। आरोही जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं एक औपचारिक शुरुआत हम सोच रहे थे 2-4 मिनट और इंतजार कर लेते एसीएस महोदय का। अगर एसीएस रोहित कुमार सिंह जी 2-5 मिनट में नहीं आते हैं तो फिर हमें जो है ये हम शुरू करेंगे, फिर वो बीच में हमारे साथ जुड़ फिलहाल जाएंगे। हम जनरल डिस्कशन कर सकते हैं इनके जी, साथ, और हाँ, जब बिल्कुल, रोहित कुमार जी जो अपने से जुड़ेंगे तो अपन और उनके साथ जो भी डिस्कशन होगा। अभी सामान्य सी बात कर रहे हैं। रोहित कुमार जी नहीं तो रोहित जी शुरू कर दें। हाँ सर, वो तो जुड़े हुए हैं। रोहित, डॉक्टर रमन शर्मा जी भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए। हाँ, जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर रमन शर्मा, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनके। हाँ, बताइए। हेलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आ गया डॉक्टर साहब? नमस्कार, जावेद बोल रहा हूँ। डॉक्टर जुड़ गए? आपको डॉक्टर साहब वो अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ, कर दिया मैंने, कर दिया। बिल्कुल, आ गए। आपका स्वागत है नवज्योति की इस वर्चुअल टॉक में जी। थैंक यू। आपका स्वागत है। विषय आपको हमने शुरुआती ब्रोशर में बता दिया था कि राजस्थान में कोरोना का विकार, इलाज और इसकी जो चुनौतियां हैं उसे लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इसके पर हमारा पैनल टॉक है। और हम चाहते हैं कि हम आप लोगों से एक्सपर्ट व्यूज लें और हमारे पाठकों के साथ भी अखबार में शेयर करें, ताकि लोगों को भी कोरोना को लेकर और ज्यादा जो है वो अपडेशन मिले। जरूर जी। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर रमन शर्मा सवाई मान सिंह अस्पताल में सीनियर फिजिशियन हैं और काफी लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। और डॉक्टर रमन शर्मा जो है, जब से राजस्थान में कोरोना शुरू हुआ है तब से कोरोना के मरीजों के इलाज में इनका बड़ा योगदान है। डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत, वो तो नोडल ऑफिसर हैं ही सवाई मान सिंह अस्पताल में कोरोना के, तो इन सभी का अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। तो एसएमएस में जो है सबसे बड़ा, क्योंकि जयपुर में अस्पताल यही है, और शुरुआत में जब कोरोना के संक्रमण राजस्थान में शुरू हुआ था तो सभी जिलों से मरीजों को जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल ही भेजा जाता था। अब तो हालांकि सभी जगह राजस्थान में अच्छी व्यवस्था हो गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स बन गए हैं। तो जी, मैं थोड़ा सा परिचय और करा दूं डॉक्टर रमन शर्मा जी का। डॉक्टर साहब नमस्ते। जावेद नमस्कार। डॉक्टर रमन शर्मा जी, जो प्लाज्मा थेरेपी जो राजस्थान में जो पहली बार जो काम में ली गई, जो गंभीर मरीजों को जो प्लाज्मा थेरेपी देके जो ठीक किया गया कोरोना को लेकर, उसमें डॉक्टर रमन शर्मा जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने अब तक 23 के करीब मरीज जो हैं वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किए हैं। तो डॉक्टर रमन शर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर अजीत सिंह जी भी उस टीम से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे हमें अभी जानकारी है कि कुछ दिन पहले ही तकरीबन 23 मरीजों को अब तक प्लाज्मा थेरेपी से राजस्थान में जो है ठीक किया है, और काफी गंभीर पेशेंट उनकी जान आपने बचाई। इसके लिए राजस्थान की तरफ से आपको शुक्रिया डॉक्टर रमन शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब मैं चाह रहा था अपन शुरुआत एक सोचते हैं, करते हैं। डॉक्टर रोहित कुमार सिंह जी जब आएंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपन शुरुआत जो है वो जब कोरोना की करें, तो कोरोना की सबसे पहले हमें कोरोना के बारे में हम ये जानना चाह रहे थे कि राजस्थान में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, और शुरुआती दौर में जिस तरह से मरीज आने लगे और लोगों में जो है वो एक संक्रमण का एक पैनिक भी क्रिएट हुआ। तो मैं डॉक्टर रमन शर्मा जी से ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से राजस्थान में, आप क्या मानते हैं, राजस्थान में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है या अभी जो है वो एक उसका ग्राफ नीचे गिर रहा है कोरोना को लेकर? अभी तो ये कहना मुश्किल है कि बढ़ रहा है, बस अभी प्लेट्यू फेस पे चल रहा है। कोरोना में अभी कम होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, और रोज का जो फिगर है माइनर अनड्यूलेशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी जब तक प्लेट्यू फेस रहेगा और उसके बाद डिक्लाइनिंग फेस जब आएगा तभी अपन कह सकेंगे कि ये
कम होते जा रहा है इसका। तो अभी बड़ा कहना मुश्किल है। अभी तो सब जगह महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में अभी तो प्लेटिव फेस लगातार उतना का उतना ही रह रहा है, कम होना अभी चालू नहीं हुआ। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हम काफी सुनते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं एक दूसरी लहर आएगी और पहली लहर के बाद थोड़ा डाउन जाएगा, तो आप क्या सोचते हैं? भारत अभी राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान में अभी पहली लहर है या जो है इसमें जो है दूसरी लहर शुरू हो चुकी है? उसको आप साइंटिफिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं? पर जो जनता आम भाषा में समझती है लहर, तो मैं उसी भाषा में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी, ये बीमारी एक्चुअली में इतनी डिफरेंट तरीके से आया, इस वायरस का जो डायनेमिक्स है टोटली डिफरेंट है, कोई समझ नहीं पाया। अभी दूसरे फेज की बात पहले कैसे कर लें अपन, जब पहला फेज ही अभी तक चल रहा है। पहला फेज में डाउनफॉल ही नहीं हुआ तो दूसरे फेज का प्रेडिक्शन कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा, और सब गैस वर्क है। और ज्यादातर गैस वर्क मुझे तो नहीं लगता कि सही रहे हैं अभी तक, कि भाई गर्मियों में चले जाएगा, ये सर्दियों का वायरस है, इस तरह से तो सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं। इसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। अब ये सेकंड फेज की जहां तक बात करें, दूसरे फेज की, तो ये पुराने मॉडल्स अगर देखे जाएं इस वायरस इन्फेक्शन के, सार्स जो था 2003 में था और वर्ष 2012 में, तो ऐसा कोई फेस नहीं था, वो लिमिटेड पॉकेट्स में था। उसके बाद वो खत्म ही हो गया, उसके बाद कोई उसमें फेस नहीं आया दूसरा। जी जी। बात होती है 1918 के स्पेनिश फ्लू में, 1918 और 1919 में। तो शुरू में भी ये आपने देखा होगा, कई पोस्टर्स हैं वैन के पीछे लगे हुए हैं कि नो स्पिटिंग, बाहर न निकले। और सेकंड फेज जब चालू हुआ, जब एकदम से छूट दी गई थी लॉकडाउन के बाद, वो उसमें काफी सारे केसेस एक साथ आए थे। तो ये 1918, 1919 का मॉडल आज की तारीख में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो पहला फेज खत्म हो, फिर ही बात करेंगे अपन दूसरे फेज की। जी डॉक्टर साहब, ये मेरा एक सवाल और था, वीरेंद्र सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं। ये सार्स और जो मर्म एक वायरस आया था, उसकी जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका पैनिक इतना नहीं हुआ। और एक कोरोना जो है इसका पैनिक बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा लगता है आपको? अच्छा, मुझे बोलना है? हाँ जी 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 डॉक्टर साहब। देखो, रमन जी ने बड़ा अच्छा बताया। सार्स एंड मर्स जो थे वो रोग अपने इंडिया को टच नहीं किया था उन्होंने, बहुत कम रोगी आए थे उस समय। सिंपली इट वाज भय, उसकी भयानकता हमने देखी नहीं थी। लेकिन ये जो रोग है वो अपने आप में इसलिए है क्योंकि ये पहले हमने देखा भाई यूरोप एंड अमेरिका में हुआ, और धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर पूरे विश्व के साथ साथ इंडिया में भी हो गया। इंडिया के अंदर जो पहला केस आया वो अपन देखें तो 29 फरवरी को आया था, और उसी के साथ में अमेरिका और उनमें यूरोप में आया। नहीं, उन जगह के अंदर तो एकदम तेजी से बढ़ गए, अपने यहाँ नहीं बढ़े। संभवतया जो लॉकडाउन, अर्ली लॉकडाउन हुआ, उसको ये क्रेडिट जाता है। लेकिन आगे अब जिस तरह से गति है, आज की गति के अंदर इंडिया के अंदर सबसे तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हम ये कहेंगे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व तब होगा जब प्रतिदिन का जो आंकड़ा है केसेस का एंड मृत्यु का, वो या तो कम होने लग जाए या फ्लैट हो जाए। तो अभी जैसे अपन देख रहे थे कि 10,000 रोजाना आते थे, 11,000 आते थे, और अभी कल और परसों में ये 20,000 का आंकड़ा आ गया। मेरा ये अनुमान है कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिन के अंदर ये आंकड़ा और बढ़ के और 30-40 हजार प्रतिदिन का आ जाए, जो कि अभी अमेरिका के अंदर जैसे कल था वो 45,000 था, और जो ब्राजील के अंदर वो 35,000 था। अच्छी बात इंडिया में ये है कि मृत्यु दर कम है। और राजस्थान में विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम आउटकम मोर्टेलिटी की बात करें, आउटकम मोर्टेलिटी मतलब जिनका आउटकम निकल गया, यानी जो रिकवर हो गया प्लस जिनकी डेथ हुई, तो उनके अंदर प्रतिशत देखें तो 2.5% है आउटकम मोर्टेलिटी, जो कि हमारे इंडिया का जो एवरेज है वो 5.5 है। तो राजस्थान की एक तरह से बात करें तो मोर्टेलिटी आउटकम बहुत ही बढ़िया है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। नहीं, पर डॉक्टर साहब, ये इसमें हम मोर्टेलिटी रेट कम होने में राजस्थान के लोगों की इम्यूनिटी पावर को ज्यादा अहमियत देंगे, या आपको क्या लगता है राजस्थान में जो है वो SCQ और ये जो दूसरी तरह की दवाइयों का उपयोग किया? देखिए, दो बात मैं कहना चाहूंगा
कि राजस्थान के मैंने मृत्यु के आंकड़े भी देखे थे और जो हमें दिए गए, उनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति अस्पताल आ गया उसका इलाज बहुत अच्छा हुआ, चाहे वो जो जेके लोन में डॉक्टर आर के गुप्ता हो, रमन शर्मा हो या डॉक्टर अजीत हो, ये इन लोगों की जो टीम है इन्होंने बड़ा शानदार किया। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे में, तो जो आ गया वो बच गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि करीब 80% लोग वो थे जिनका की डायग्नोसिस से पहले डेथ हो गई, यानी या तो वो रिसीव डेड हुए या उनकी जो रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट आई उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो वो केसेस के अंदर सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक मन में भय व्याप्त है जनमानस के, और वो भय की वजह से अस्पताल वो लेट आता है, और लेट आता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। और जो स्पेशली कोमोर्बिड कंडीशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, किडनी कंडीशन है, ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं इस कोरोना के। और कैसे हुए, मैं यूजुअली ये बताता हूँ कि एक पटाखे से तुलना कीजिए। पटाखे के हम एक दियासलाई से माचिस लगाते हैं तो दियासलाई बुझ जाती है, लेकिन पटाखा जो आग पकड़ा वो एकदम विस्फोट होता है। तो कोरोना के शरीर के अंदर भी कोरोना ने एक तरह से अंदर जाके दियासलाई के रूप में जो कोमोर्बिड कंडीशन है उनको चिंगारी लगा के और ट्रिगर कर दिया, और वो जब एकदम ब्लास्ट होता है तो पेशेंट की मृत्यु होती है। जैसे अपने राजस्थान में जो पहला केस जिसकी डेथ हुई वो इटालियन पर्सन था, उसका कोरोना नेगेटिव आ गया, लेकिन वो दिल्ली में वो मायोकार्ड इंफेक्शन से डेथ हो गई। तो ये चीज है कि कोरोना ठीक हो गया लेकिन यदि ट्रिगर कर दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो व्यक्ति जिनके कोमोर्बिड कंडीशन है वो अपनी कोमोर्बिड कंडीशन को बिल्कुल अच्छा परफेक्ट रखें। डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल, बीपी बिल्कुल कंट्रोल, एस्थमा बिल्कुल कंट्रोल, तो उनके इसकी आशंका कम रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और था आपसे कि बीच में एक ये भी चला था कि दमन शर्मा जी और आप दोनों से है, बीच में ये भी चला था कि अगर आरटीपीसीआर जांच ना करके हम अगर कोरोना के मरीज का चेस्ट एक्सरे कर लें तो उससे भी हमें ये पता लग जाएगा कि उसमें कोरोना का इन्फेक्शन है या नहीं है। रोहित जी, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप थोड़ा सा मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक्सरे से नहीं पता लगता, सीटी स्कैन से पता लगता है। HRCT स्कैन करके एक चाइना की स्टडी थी जिन्होंने कहा कि काफी लोगों में होता है। अपने SMS में भी डॉक्टर रमन शर्मा विल एग्री, अजीत सिंह विल एग्री दैट वो HRCT कई बार जिनके माइल्ड जो शेडोज हैं उनमें भी करवाते हैं तो उनके अंदर काफी एक्सटेंसिव टिपिकल पैटर्न आता है, लेकिन स्टिल गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR है। तो इसलिए हमेशा एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड वी मस्ट यूज RT-PCR। वही जी, मैं एक सवाल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से और डॉक्टर रमन शर्मा जी से पूछना चाहूंगा। सर, ये एक बड़ा सवाल है जो आम जनता के जहन में हमेशा चलता रहता है कि एक ये पीक जिसको कहते हैं सर, कोरोना का पीक, ये सर कोई कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में पीक होगा, कोई कहता है कि मई जून पीक होगा, वो भी चला गया, कोई कहता है जुलाई अगस्त पीक होगा। सर इसके बारे में थोड़ा बताएं सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करें। जावेद साहब, ये बहुत सिंपल है। जो आप देख रहे हैं ना कि ये अभी 20,000 हुआ, फिर 21-22, ये जिस दिन हमेशा वो टॉप पे है, जैसे अमेरिका में पीक है 45,000, ब्राजील के अंदर है वो 40,000, तो वो पीक लेवल पे से जब नीचे उतरना शुरू होगा वो प्लेटू होगा। रमन जी कुछ और बताएंगे साथ में। एक तो वो चीज मैं क्लियर कर लूं, पहले वाला पुराना सवाल जो आपने पूछा था RT-PCR तो सबसे स्टैंडर्ड है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके बिना अपन आगे कुछ नहीं बढ़ सकते। कंफर्मेशन जरूरी है कि वायरस प्रेजेंट है बॉडी में, बॉडी मींस नेजोफेरेंजियल एरिया में वायरस डिटेक्ट करना। उसके बाद एक्सरे अगर किया जाए तो चेस्ट एक्सरे करीब 50% में एबनॉर्मलिटी शो कर सकता है एज कंपेयर टू CT स्कैन। HRCT 80% में कंफर्म कर सकता है। तो यहाँ तो इन दोनों की वैल्यू होती है। तो HRCT अर्ली डिटेक्शन में काफी यूजफुल है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा वीरेंद्र सिंह जी सर ने कहा कि उसकी वो कंफर्मेटरी टेस्ट है और वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा और सवाल था कि
जैसे अभी एक स्टडी WHO का और आया है कि पहले शुरुआती दौर में जब कोरोना के मरीज आने लगे थे तो WHO का आया था कि अगर बुखार है, सूखी खांसी है और उसके गले में थ्रोट इन्फेक्शन है तो कोरोना का मरीज माना जाएगा। लेकिन अब जो है वो इसमें हमारे पास WHO की और स्टडी आ रहा है कि पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है और जो है उसके इस तरह की समस्याएं भी वो कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कोई नई स्टडी नहीं है। ये शुरू में जो चाइना में 425 केसेस की रिपोर्ट आई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, उसमें गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब उल्टी दस्त अगर है तो वो कोरोना की तरफ पॉइंट आउट करता था इन्फेक्शन। तो स्पेसिफिक करीब 25 से 30% लोग शुरू में इस तरह से होते थे जो जिनको की गैस्ट्रोएंटराइटिस था। तो जिनको गैस्ट्रोएंटराइटिस था, उल्टी दस्त थी, उसमें इन्फेक्शन थोड़ा सीरियस नेचर का था। ये जो सिम्टम्स हैं, खांसी वगैरह, प्रॉब्लम इस बीमारी में ये है कि एसिम्प्टोमेटिक फेज बहुत लंबा है और बहुत ज्यादा लोगों में है। 80% में कोई सिम्टम्स ही नहीं है। अब सिम्टम नहीं है तो वो दूसरों को कैसे फैला सकता है? ये भी बड़ी चैलेंजिंग बात है। दूसरों को फैलाने मतलब घर वालों को कैसे फैलाएगा? मामूली सी छींक आ गई या हल्की सी खांसी आ गई बिना माने में, माइल्ड कॉफ को एसिम्प्टोमेटिक ही मान लेना चाहिए, या जोर से आवाज से बात करने में उससे फैल जाता है ये। तो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा है। और जो स्पेसिफिक जो लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल पिक्यूलियर इसके लिए कहते हैं कि बट वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। तो कोरोना के एपिडेमिक के दौरान अगर ये सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ टेस्ट है, लॉस ऑफ स्मेल है, तो वो अपने को जरूर उसको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कोरोना इन्फेक्शन के लिए। नहीं, पर डॉक्टर साहब एक मेरा इसमें एक सवाल और था कि कोरोना के जो मरीज हैं वो आपने कहा एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा हैं और देखने को भी मिला है कि तकरीबन 78 और 80% पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो मेरा सवाल ये था कि हम जो है वो रोज जो जांचें हो रही है सवाई मानसिंह अस्पताल में या प्रदेश भर में जहाँ भी अस्पतालों में, तो वो जांचें जो है क्या ये शो करती है क्या कि राजस्थान में कितने कोरोना के पेशेंट हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की जांच हो ही नहीं रही। तो ऐसे में हम क्या माने कि कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक्स होंगे जो अभी समाज में होंगे? देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन की खासियत है। ये जो अपन देख रहे हैं ना, अपन आप उसको कह सकते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग देख रहे हैं। आइसबर्ग पूरा जो मेन जो पार्ट है ना वो डूबा हुआ है, वो अदृश्य रूप में है। और ये बता पाना एक सिम्टम, एक पॉजिटिव टेस्ट के पीछे 10 नेगेटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, ये तो बहुत ज्यादा पूल टेस्टिंग हो, बहुत सारा, जैसे शायद चाइना में उन्होंने कहा कि हम पूरी वुहान पॉपुलेशन को टेस्ट कर देंगे, उसके जो रिजल्ट आएंगे तब जाके पता चलेगा कि कितने ये अंडर जो आइसबर्ग के नीचे वाला पार्ट है, जो अदृश्य पार्ट है, वो स्टडी के बिना नहीं पता चल सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल प्लाज्मा थेरेपी से था कि प्लाज्मा थेरेपी से ICMR ने हमें एक केवल जो है वो ट्रायल करने का अनुमति दिया था। अब हमारे पास जो है वो केवल अपन ने 20 या 22-23 जो भी लोग ट्रायल किया है, तो इसको इलाज के रूप में हम कब से उपयोग करना शुरू करेंगे और SMS इसको लेके क्या कर रहा है? जी, ये मैं बताना चाहूँ कि ये इलाज ही है जो अभी कर रहे हैं, वो ट्रायल को इलाज का ही पार्ट है। ये ट्रायल जो है ये इलाज ही है बेसिकली। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, दूसरी जगह और यहाँ पे जो इंडिया में ICMR कर रहा है, ये कंट्रोल ट्रायल है। एक तरफ हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्लाज्मा नहीं देख रहे पर उसका भी आउटकम देख रहे हैं, उस मरीज का क्या हुआ। दूसरी तरफ हम प्लाज्मा थेरेपी देके, कन्वैलेसेंट प्लाज्मा देके उसका आउटकम देख रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव ट्रायल है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अधिक होती है। और इसमें आज तक वर्ल्ड कोविड-19 में 25,000 प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। तो ये स्टैंडर्ड तो ट्रीटमेंट है ही, पर इसको अर्ली इंस्टीट्यूट करना पड़ता है और सीवियर डिजीज में ही काम आता है। तो इस तरह से ये तो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे रेमडेसिविर है, एंटीवायरल, काफी सारी दवाइयां हैं जो चल रही हैं, तो ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही माना जा रहा है। नहीं तो डॉक्टर साहब, लेकिन एक बार आता है ICMR ने हमें 20-25 लोगों के लिए ही ये ट्रायल करने को कहा है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ये क्या है? नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वो ट्रायल कभी भी फेस में बंद हो जाती है और कभी एक्सटेंड हो जाती है। बंद कब होगी?
जबकि उसके लगता है कि यार प्लाज्मा थेरेपी तो बहुत ही अच्छी चीज है, उसके रिजल्ट ऐसे आ गए, तो उसको अपन स्टैंडर्ड ऑफ केयर में मान रहे थे कि हाँ ज्यादातर लोगों में ये लगा दिया जाए, और जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आ जाए, क्योंकि लार्ज पूल चाहिए रिजल्ट डिटेक्ट करने के लिए, तो उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेड फाइनाइट नंबर पे ये खत्म हो जाएगा। अभी तो वर्ल्ड ओवर ट्रायल चल रही है, कुछ जगह रिजल्ट नेगेटिव भी आए हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर थी वो ज्यादा ठीक था, पर हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और वर्ल्ड ओवर भी ये है कि 25% अर्ली जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है वो 2.2 डेज कम हो जाता है प्लाज्मा थेरेपी से। मोर्टेलिटी 23% लेस है एज कंपेयर टू 16% इन स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो मतलब ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। जावेद, कोई सवाल आपका? रोहित जी, मैं प्लाज्मा थेरेपी को लेकर डॉक्टर अजीत सिंह जी से कुछ पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब। यस सर। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी की जब अपन ने शुरुआत की एसएमएस में, तो क्या चैलेंजेस आए? क्या मरीजों में चैलेंजेस थे? क्या अपन दवाइयों को लेकर चैलेंजेस थे? कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब? इनिशियली जब आईसीएमआर ने एसएमएस को रिकॉग्नाइज किया प्लाज्मा थेरेपी को एज ए ट्रायल साइट के लिए, तो उस समय हमारे पास चैलेंज यही था कि जो पेशेंट ऑलरेडी ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं उनका मोटिवेशन, क्योंकि इनिशियली हम बात करते हैं तो इस डिजीज को लेके कम्युनिटी में काफी हद तक एक पैनिक माहौल था, और उस पैनिक माहौल से किसी डोनर को डोनेशन के लिए मोटिवेट करके उसका प्लाज्मा विड्रॉ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के साथ साथ उनको जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के अंदर इसका कितना रोल हो सकता है वो साइंटिफिकली डेटा के साथ हमने उनकी काउंसलिंग करी। उसकी काउंसलिंग को देखने के बाद उनको ये जब एश्योरेंस हो गया कि नहीं ये थेरेपी वाकई आज हम ठीक हो चुके, लेकिन ऐसे हमारे भाई वगैरह काफी और भी पेशेंट हैं जो क्रिटिकली इल हैं, और उनको ये प्लाज्मा देने से कहीं ना कहीं हो सकता है उनके लाइफ सेविंग प्रोसीजर के रूप में ये काम आए। तो ये जो इनिशियल मोटिवेशन था, और प्लस जो टीम वर्क जिसमें डॉक्टर भंडारी साहब है, रमन सर हैं, केसवानी साहब है, पूरा होल डिपार्टमेंट है हमारा मेडिसिन का, जिन्होंने मतलब पूरे जो प्लाज्मा से ठीक होके गए पेशेंट उनके साथ पूरा एक काउंसलिंग वे में जो प्रोसेस अडॉप्ट किया, उससे वो हमें ये थोड़े अच्छे रिजल्ट मिले। और जैसा कि ऑलरेडी रमन सर ने कहा है कि इसका डेथ रेट प्लस इसकी रिकवरी रेट, ये प्लाज्मा का स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है कंट्रोल आर्म के साथ अभी चल रही है, और अब तक हमने करीब 30 पेशेंट को हमने एनरोल किया, जिसके अंदर कंट्रोल ग्रुप और इंटरवेंशन ग्रुप है। और अभी भी जो अभी एसएमएस को जबकि नॉन कोविड हम हॉस्पिटल डिक्लेयर कर चुके हैं, फिर भी एसएमएस का एक्सटेंशन आईसीएमआर की परमिशन के बाद में आरयूएचएस में जो हमारे पास पेशेंट हैं क्रिटिकली इल पेशेंट, अभी भी वहाँ आईसीयू के अंदर टोटल पेशेंट जो 40 और 45 के बीच में हैं, उनमें से भी हम एज पर गाइडलाइन और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया जो आईसीएमआर के हैं उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एनरोल कर रहे हैं। और साथ ही जो पेशेंट पूल है हमारा, उसी में से पेशेंट को मोटिवेशन के साथ में हम प्लाज्मा डोनेशन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल था इसी में कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी होती है, तो इसमें इसका किसी पेशेंट का ठीक होने के बाद प्लाज्मा लेते हैं, वो कितने दिन तक और कितने पेशेंटों को हम यूज कर सकते हैं? जैसे पेशेंट की नेगेटिव होने के बाद में, जैसे हम ये कहते हैं कि साहब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके विद इन 21 डेज के अंदर जो हम उसको विड्रॉ के लिए एक डेट ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काउंट करके 21 दिन बाद उसको हम प्लाज्मा के लिए तैयार कर सकते हैं, और मोटिवेट करके 21 दिन बाद उसका नेगेटिव होने के 21 दिन बाद हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कितनी बार लिया जा सकता है उसका प्लाज्मा? उसकी एक सिटिंग के अंदर, क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल जो होती है वो इनिशियली जो 1 महीना और 28 दिन का जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसका 4 to 6 वीक तक है। इसके बाद में एंटीबॉडीज जो है बॉडी के अंदर डिक्रीजिंग होने लग जाती है। तो आइडियल जो टाइमिंग है वो जैसे 3 वीक के बाद में हम कहते हैं तो वो 4 वीक 5 वीक तक मैक्सिमम है। फिर जैसे ही पेशेंट किसका हम डोनेशन से पहले इनकी स्क्रीनिंग और की जाती है, जिसके अंदर हम इनका एंटीबॉडी लेवल भी चेक करते हैं कि भाई ये जो पेशेंट हम जिससे डोनेशन ले रहे हैं उसके अंदर एंटीबॉडी टाइटर क्या है। तो अगर वो सूटेबल होता है तो उसका विड्रॉल के लिए हम प्लान करते हैं, अदरवाइज स्क्रीनिंग के अंदर भी वो कई पेशेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंग ड्रॉप हो जाते हैं। ये डॉक्टर अजीत सिंह की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ जी। आपका जो सवाल था कि वो एक जो इंडिविजुअल डोनर है वो 7 से 28 दिन बाद वापस डोनेट कर सकता है, ये खूबी है इसकी, ठीक है ना। एक जो डोनर आया है वो रिपीट उसका भी ले सकते हैं, और 1 और 2 घंटे का प्रोसीजर होता है। इसमें अनीमिया नहीं होता, खून बाहर नहीं निकलना बॉडी से, वापस ट्रांसफ्यूज हो जाता है। तो एक ही डोनर 2 या 3 बार दे सकता है एट ए इंटरवल ऑफ 7 to 28 डेज।
ये एक चीज है। डॉक्टर साहब, ये अब तक अपन कितने लोगों को, कितने मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दे चुके हैं, और दूसरी बात कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब, थोड़ा समझाएं। प्लाज्मा थेरेपी बेसिकली देखिए, ये कंसेप्ट जो है एकदम नया नहीं है। जब कोई एंटीवायरल नहीं था 100 साल पहले, 1918 या 1919 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ, वर्ल्ड की 1/3 से 1/3 पॉपुलेशन जो स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा से अफेक्ट हो गई थी, उसका भी नाम H1N1 इन्फ्लुएंजा था, ठीक है, स्पेनिश फ्लू। उस टाइम कोई एंटीवायरल दवाई नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग ठीक हो गए 1 महीने बाद उनका ब्लड लिया, होल ब्लड। उस टाइम प्लाज्मा नहीं था अलग पहला, क्योंकि सेपरेशन जो कंपोनेंट थेरेपी थी वो रिसेंट एडिशन है इसमें ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में। तो 1 महीने जब वो ठीक हो गए तो उनका ब्लड मैच करके एक ए पॉजिटिव का ए पॉजिटिव में, बी पॉजिटिव का बी पॉजिटिव में मैच करके दिया। तो उस टाइम कहते हैं कि मॉर्टेलिटी जो है उस टाइम का फिगर, मतलब 1918 1990 में भी साइंटिफिक जर्नल्स थे, उन्होंने देखा कि 20% रिडक्शन है मॉर्टेलिटी में, डेथ में, आफ्टर गिविंग होल ब्लड, जो कन्वैलेसेंट ब्लड बोलेंगे उसको। और अभी अपन बात करें तो इसमें भी जैसे मैंने बताया आपको, सिग्निफिकेंट मॉर्टेलिटी में रिडक्शन है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती है। न्यूट्रलाइजिंग मतलब कि जो एंटीबॉडी है वो एफिकेशियस है, मतलब उसमें वायरस को मारने की ताकत है। और कई लोगों में ये एंटीबॉडी नहीं बनती या हल्के स्तर पर बनती है, तो ये इसका टाइटर देखा जाता है एंटीबॉडीज का। अब जैसे एंटीबॉडीज हमने देख ली, और जो डोनर है उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। RT-PCR 2 बार नेगेटिव होता है वो 3 हफ्ते इन्फेक्शन के बाद। फिर आता है रेसिपिएंट, जिसको देना है। जैसे मैंने पहले बताया, अर्ली फेज में सीवियर डिजीज में उसको दिया, तो ये जो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वायरस को मॉप डाउन कर देती हैं, उसको रोक देती है वहीं का वहीं, और उसको वायरस को सेल के अंदर एंटर नहीं करने देती। अगर वायरस सेल में एंटर कर जाएगा, कई सेल्स होते हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल्स, तो उसमें क्या है कि केमिकल चेन रिएक्शन बन जाता है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है। हालांकि वो होता बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर वो इतना अधिक हो जाता है कि उससे बॉडी में हार्म होने लगते हैं। तो ये एंट्री को ब्लॉक करता है सेल में, और जो इन्फ्लेमेशन है सेकेंडरी उसको भी ब्लॉक करता है। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टाइटर देख के दी जाती है, वायरस को पे काफी उसको टेम डाउन कर देता है, मॉप डाउन कर देता है, उसको इनइफेक्टिव बना देता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल था मेरा आपसे कि सवाई मानसिंह अस्पताल जो है उसमें कुछ दवाइयों का भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है क्या? कौन सी दवाइयों का किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल? जी जी, जिस तरह से अपन हाइड्रो जी, हाँ, नहीं देख, WHO का एक ट्रायल है बड़ा अच्छा खासा, इंटरनेशनल मल्टी सेंटरिक ट्रायल बोलते हैं इसको। इसमें इंडिया के कुछ सेंटर्स हैं और विदेशों के भी सेंटर हैं। इसका नाम दिया इन्हें सॉलिडेरिटी ट्रायल। तो इसमें काफी सारी दवाइयां थी शुरू में, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था, फिर ये एंटी रिट्रोवायरल जो HIV वाली दवाइयां थी, फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई जो अमेरिका में बहुत पब्लिसाइज हुआ है, FDA ने अप्रूव किया उसको, रेमडेसिविर थी। दूसरा एक इंटरफेरॉन बीटा, जैसे मैंने बताया इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको काउंटर करने के लिए ये दी जाती है। तो इस तरह का ट्रायल अभी ऑनगोइंग है और इसमें रिक्रूटमेंट होता रहता है। ये ट्रायल बीच बीच में मॉडिफाई होती है, और अब अभी आज या कल में इसका इंटरिम एनालिसिस करेंगे। इंटरिम एनालिसिस मतलब हम सब एक बार पॉज करके उसको, ट्रायल को, उसके रिजल्ट देखेंगे, किस चीज के बहुत अच्छे हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर में देंगे। इसका अभी रिजल्ट आना बाकी है, पर ये बहुत एक महत्वपूर्ण ट्रायल है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है। WHO कर रहा है इसको। नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट हुआ था, अजीत सिंह जी भी थे, रैपिड टेस्ट को हमने बताया था कि ये टेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है टेस्ट में, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को भी निगेटिव बता रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक वो जो दवा लॉन्च हुई है भारत में फेविफ्लू, उसको लेके हमारे जयपुर में भी सरकारी अस्पतालों में कुछ पेशेंटों पे उसको ट्रायल किया है कि उससे क्या फायदा हुआ है? अच्छे से ज्यादा, HCQ से ज्यादा वो फायदेमंद रही है हमारे लिए या उसका कोई फायदा नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं ये दवाई कहाँ से आई है। ये 2014 में जापान में और साउथ ईस्ट एशिया में यूज हुई थी। काहे के लिए? इन्फ्लुएंजा के लिए।
स्वाइन फ्लू के लिए यूज हुई थी। तो स्वाइन फ्लू के लिए तो बहुत नंबर 1 ड्रग तो टेमीफ्लू ही है, ओसेल्टामेविर। ये सेकेंडरी दवाई थी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने लॉन्च करी, उसके अगेंस्ट भी वीक है। अभी भी वो स्वाइन फ्लू के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। तो जो एविवापेर है, इसको इसमें भी ट्राई किया गया था कोविड के लिए, पर ये ओनली माइल्ड इलनेस के लिए रिकमेंडेड है और करीब 10 से 14 दिन तक का कोर्स है इसमें। और इसमें हाई डोजेस दी जाती हैं, 8 से 9 गोली सुबह, 9 गोली शाम, और महंगा इलाज है। और कोई वैसे जैसे मैं अगर कहूं कि स्वाइन फ्लू के लिए टेमीफ्लू दवाई थी, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी ये, और ना है, ओनली माइल्ड इलनेस। यूरोप और अमेरिका ने तो इसको अप्रूवल ही नहीं दिया है। डॉक्टर साहब, मेरे साथ अपने महात्मा गांधी से डॉक्टर पुनीत रेजावन भी हैं। तो पुनीत रेजावन जी, हमारी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है जी। आपका क्या कहना है दवाइयों को लेकर कि जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है और फेविफ्लू है, तो आप लोगों ने भी वहां पे मरीजों पे इनको आजमाया होगा? देखिए, अभी तक तो कोई पुख्ता दवाई है नहीं। जो ट्रायल्स हो रही हैं, मतलब कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो अपन कह सकें कि हाँ ये दवाई इसमें पूरी तरह से काम कर रही है। तो जो ट्रायल्स होती है, एक छोटे लेवल पे कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में जब ये ट्रायल होती है तभी पता चलता है कि इफेक्टिव है या नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट था, इसलिए सबसे पहले जब कोई दवाई नहीं थी तो उसका रोल आया कि हाँ इसको यूज करके देखते हैं। कुछ पेशेंट्स में आराम भी आया, पर जरूरी नहीं है कि वो आराम इसी वजह से आया, वो स्वतः ही ठीक हो रहे हैं कई पेशेंट जी। ऐसे बड़े लेवल पे जब ट्रायल होती है तब पता चलती है। अभी फेविपिराविर जो आई है दवाई, वो है, रेमडेसिविर है, तो इसकी ट्रायल्स भी चल रही है, पर साथ साथ में ज्यादा पेशेंट्स को डिले नहीं हो जाए देने में, इसलिए इसको मार्केट में भी लॉन्च कर दिया गया है, ताकि सिर्फ ट्रायल में ही नहीं लगे रहे, अपन इसको यूज भी करें। यूज करने के लिए इसलिए परमिशन दे दी गई है, इसका ट्रायल में कुछ बेनिफिट देखने को मिला है, इसलिए ये यूज होना चालू हो गई है और अपने इंडिया में भी लॉन्च हो गई है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, पुनीत रिजवानी जी। डॉक्टर साहब, हाँ जी। डॉक्टर, महात्मा गांधी को भी प्लाज्मा थेरेपी को लेके जो क्लिनिकल ट्रायल करने की जो मंजूरी मिली थी, अपने यहाँ पे कितने मरीजों पे ट्रायल किया गया है? क्या इसको लेके कुछ शुरुआत की गई? देखिए, शुरुआत हुई है, 3-4 मरीजों को दिया गया है, पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है डोनेशन का, तो डोनेशन इतना इजी नहीं होता है पेशेंट को कन्विंस करना, क्योंकि वो वैसे ही परेशान हो चुका होता है इस बीमारी से कि वो वापस आके एक डर बैठा हुआ है। इसके लिए अपने को जागरूकता की ज्यादा जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आके दें। जब उनको समझाया जाता है, देने आते हैं, तो वो भी कन्विंस हो जाते हैं, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कन्विंस होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। इसके लिए जन जागरूकता की ज्यादा जरूरत है, जिससे कि वो स्वतः ही चल के आए कि हाँ हमारा प्लाज्मा किसी की जान बचा सकता है, तो ये देना चाहिए। कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पेशेंट। तो अभी डॉक्टर साहब शुरुआत हुई है या मतलब अभी शुरुआत हुई है? किसी मरीज को दिया गया है डॉक्टर साहब? किसी को? हाँ, दिया गया है, 2-3 पेशेंट को दिया गया। तो उसके क्या रिजल्ट्स हैं डॉक्टर साहब, कोई है रिजल्ट? देखिए, रिजल्ट्स कहना मुश्किल है, हमारे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर जायसवाल, उन्हीं को पता है रिजल्ट्स के बारे में, तो इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली रिजल्ट्स आए हैं इसके बारे में। अच्छा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से मेरा सवाल था कि डॉक्टर साहब, क्योंकि ये ज्यादातर जाके कोरोना फेफड़ों में ही समस्या पैदा करता है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सिंह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आया जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना, वो सबसे पहले आपके लंग्स पे जो है वो अटैक करती है, तो हमें किस तरह से इस बीमारी से एक तो बचना है, कोरोना फेफड़ों को बचाना है, और हमारे फेफड़ों का इम्यून सिस्टम हमें किस तरह से बढ़ाना है इससे लड़ सके, ताकि हम। देखिए, आपने बहुत सुंदर सवाल रोहित जी किया, जो कि प्रोबेबली हमारे हर व्यक्ति के दिमाग में है। नंबर 1 कि कैसे बचें, नंबर 2 हम अपने शरीर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि ये नहीं हो। तो इसमें नंबर 1 तो बचने का ये है कि अभी तक सारी 3 चीजों पर फोकस था। एक तो मास्क, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, एंड तीसरा हैंड हाइजीन। अभी कुछ दिन पहले CDC की नई गाइडलाइन आई है, उसके अंदर बड़ा सुंदर विवेचना की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है इंडोर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना। यदि गैदरिंग इंडोर के अंदर है तो ये पर्सन टू पर्सन इसका ट्रांसमिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सरफेस ट्रांसमिशन बहुत कम है।
सरफेस ट्रांसमिशन मीन्स मान लिया हम किताब पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं या सब्जी लाते हैं, तो उससे ट्रांसमिशन बहुत कम है। आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर के अंदर यदि मान लिया कोई लोग हैं तो उनके अंदर भी ट्रांसमिशन कम है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि हम घर से निकलें और घर वापस आए तब तक यदि हम मास्क पहन के रहें तो वो नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज कि यदि हम जो कोरोना है वो जो ही ड्रॉपलेट के साथ बाहर जाता है, छींक और खांसी के साथ, तो वो सरफेसेज पे गिर जाता है, वहां 1 या 2 दिन तक जिंदा रह जाता है, लेकिन वो डिग्रेड हो जाता है और डिग्रेडेड कंडीशन में ये कोरोना एक से दूसरी जगह किसी को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी इसकी काफी लिमिटेड हो जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज अभी आई है। अब यदि हम हमारे हाथ हैंड वॉशिंग जैसे करते हैं, उसी तरह से हमने एक मेटा एनालिसिस किया था पूरी वर्ल्ड की स्टडीज का, जिसमें नेजोफेरिंजियल वॉश, जो कि हमने ट्रेडिशनल ये कहते हैं कि जल देती, तो यदि इससे हम नोज एंड थ्रोट का वॉश कर दें, क्योंकि नोज एंड थ्रोट वो घर है वायरस का जो एकदम इन्फेक्शन के तुरंत बाद बनता है, तो यदि हम उसको वॉश कर दें तो कुछ लिमिटेड लेवल तक हम इसको रोक सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि बचिए यदि नहीं पाए तो हम अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना दें कि कोरोना हमारे शरीर पर असर नहीं करे। सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट चीजें हम लें, और इसके साथ के अंदर जैसे कि कोई भी चाहे वॉकिंग करें, प्राणायाम करें, कोई योग करें, इस तरह की एक्टिविटी यदि हम रेगुलरली कर लें तो ये हमें बचा सकता है। तीसरी चीज जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी 60 साल से बड़े जैसे मेरे जैसे, तो उन लोगों को ये ज्यादा चोट पहुंचाता है, तो हमें ये एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। तीसरी चीज कि जो लोग डिजीज से ग्रसित हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने डिजीज को बिल्कुल कंट्रोल्ड स्थिति में रखें। अच्छी तरह कंट्रोल रखेंगे तो उन पर कोरोना बहुत कम असर करेगा। एक अंदेशा था कि सांस के रोगियों में ये बहुत ज्यादा करता है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि सांस के रोगियों में कोरोना ज्यादा घातक या ज्यादा प्रहार नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि यदि कोरोना हो तो कोरोना का भय नहीं रखें, तुरंत इलाज लें। अपने यहाँ पर ये डॉक्टर नरोत्तम शर्मा है, इतने शानदार तरीके से इनके कोई भी जैसे जो भी पहुंचता है इनकी टीम पहुंच जाती है और वो इलाज फटाफट वो कर देते हैं। तो किसी को होम क्वारंटाइन चाहिए, वो यदि अंडरटेकिंग देता है ये होम क्वारंटाइन करा देते हैं। तो ये यदि किसी को भय है, क्योंकि हमारे पास सांस के रोगी बहुत आते हैं, तो सांस के रोगी बहुत आते हैं, उनमें काफी लोगों में ये आता है कि वो भय के कारण होते हैं। डॉक्टर विमल शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के रादर ये समझिए कि साइकेट्री के अंदर वर्ल्ड रिनाउंड फिगर है। तो ये ऐसे साइकेट्रिस्ट ये इवन एट डिस्टेंस की कंसल्टेशन देते हैं। तो ये एक चीज है कि कभी भी कोई भी लक्षण हो, चाहे अच्छा, एक अच्छी बात क्या है कि अभी वातावरण इतना शुद्ध हो गया कि सर्दी, जुकाम, खांसी जो कि अक्सर हर घर में होती थी, आज वो घरों में नहीं है। तो आज यदि किसी को भी बुखार है तो पहला लक्षण ये पहला सस्पिशन ये होना चाहिए कि कहीं मेरे को कोरोना या कोविड तो नहीं है। और अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान जो है रोहित कुमार सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनका मैं स्वागत करता हूं दैनिक नवज्योति की तरफ से। सर नमस्कार। नमस्कार। आपकी आवाज सर हमारे पास पहुंच रही है और मैं आपका स्वागत करता हूं दैनिक नवज्योति की इस वर्चुअल टॉक में। आज का हमारा विषय जो है वो आपको मैंने जैसा सबको विदित है, कोरोना विकार, इलाज और इससे लेकर हमारे देश में क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने। और इसके साथ हमारे रोहित कुमार सिंह जी जो है, जब से राजस्थान में कोरोना हुआ है, संक्रमण फैला है, तब से ही रोहित कुमार सिंह जी ने राजस्थान में इसकी बागडोर संभाल रखी है कोरोना के इलाज को लेकर। और राजस्थान के जयपुर और भीलवाड़ा जिले जो हैं वो काफी मॉडल जिले भी बने हैं पूरे देश में, और दुनिया ने भी उनको फॉलो किया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन करना और जो है स्क्रीनिंग करना, सीरो सर्विलेंस इत्यादि।
तो हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी, उनका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से डॉक्टर विमल शर्मा जी, जो कि हमें कोरोना की वजह से जो मनोरोग हो रहे हैं लोगों में उसके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह से हमारे साथ यूएस से हैं डॉक्टर अनिल शर्मा, ये भी हमें दुनिया में कोरोना की वजह से जो स्ट्रेस और डिप्रेशन और जो दूसरी तरह की मनोरोग जो हो रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। और जयपुर से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि आपके साथ भी सर कोरोना को लेके इसमें राजस्थान की टास्क फोर्स में है, वो भी हमें इसकी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर रजीत सिंह हैं एसएमएस से, जो कोरोना नोडल ऑफिसर हैं। डॉक्टर रमन शर्मा, जो कि प्लाज्मा थेरेपी एक्सपर्ट बन चुके हैं हमारे यहाँ, और कोरोना के मरीजों का इलाज भी शुरुआत से ही कर रहे हैं। डॉक्टर आर के गुप्ता है जयकेलोन अस्पताल से, जो कोरोना को लेकर वहाँ के नोडल ऑफिसर हैं, और बच्चों में कोरोना की उनकी अच्छी स्टडी है, तो हमें वो भी बताएंगे कि किस तरह से बच्चों में कोरोना को रोका जा सके, और अगर हो तो किस तरह से हम कोरोना को बच्चों में किस स्टेज पे उनका इलाज जल्दी कराएं। इसी तरह से हमारे साथ महात्मा गांधी अस्पताल से डॉक्टर पुनीत रिजवानी हैं, और ईएसआई हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिलेश जैन, और पंकज गुलाटी हैं हमारे सीपीएस अस्पताल से, और डॉक्टर श्याम सुंदर हैं ईएसआई हॉस्पिटल से, और डॉक्टर लोकेंद्र हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विंग में कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहब ये अभी हमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से कोरोना के संबंध में अगर रोग है तो उसको किस तरह से संक्रमण को हम रोक सकते हैं, थोड़ी सी सावधानियां बरत कर। रोहित कुमार जी, हम आपसे सीधा मुखातिब होना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से राजस्थान में कोरोना के जिस तरह से कुछ हमें शहर में हमने, सबसे पहले हम आपको ये जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से राजस्थान में आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक कोरोना को लेकर। नहीं, हमारा पहला केस तो आया था 2 मार्च को जी, जो इटालियन टूरिस्ट का एक ग्रुप आया था जी, और वो राजस्थान में 6 जगह ट्रैवल करके जयपुर आया। इसका एक सीनियर सिटीजन, उसके कपल थे, वो इन्फेक्ट हुए थे। उस समय हमारे पास कोई भी टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी और उनका सैंपल हमको भेजना पड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। और वो दिन और आपका दिन, आज का दिन है, हमारी स्टेट में टेस्टिंग कैपेसिटी में काफ़ी एनहांसमेंट हुआ है। नाउ वी कैन टेस्ट मोर देन 25,000 एवरी डे। और बाकी भी जो अस्पताल की सुविधाएं हैं उसको भी हमने ऑगमेंट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने रोबस्ट बनाने का प्रयास किया है। इसकी अगर टाइमलाइन हम देखें तो मुख्य जो बातें हैं, जैसे फरवरी में कोई केस नहीं था लेकिन दूसरे राज्यों में केस आ रहे थे, तो हमने भारत सरकार की सलाह पे एक्टिव जो सर्वेलेंस था वो स्टेट में शुरू करवा दिया। एयरपोर्ट पे यात्रियों का सर्वेलेंस किया। फिर 2 मार्च को पहला केस आया, फिर 18 मार्च को झुंझुनू में केस आए, फिर 19 मार्च को भीलवाड़ा में डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए, फिर 22 मार्च को जयपुर में रामबाग में केस आया। फिर कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के लोग मार्च के लास्ट वीक में आए दिल्ली से और अन्य भागों में गए, जयपुर में भी आए, वो इन्फेक्ट हुए। उसके बाद 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ जो जून में फिर थोड़ा सा खुला। बीच में मई में माइग्रेंट्स का काफ़ी मूवमेंट रहा, उस वजह से हमारे केसेस बढ़े। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ हाउ दिस हैज इवॉल्व्ड इन राजस्थान। नाउ आवर फोकस इज, अभी जैसे एज वी स्पीक देयर आर अबाउट 70, आज दोपहर तक की इंफॉर्मेशन है कि 17,392 केस हैं, उसमें से 13,618 ठीक हो चुके हैं। एंड नाउ वी हैव 3,372 एक्टिव केसेस। अब एक्टिव केसेस में से भी 1,000 जो है वो अपने घरों में है, दे आर गेटिंग ट्रीटेड एट होम। सो माय प्रॉब्लम सेट इज 2,323 केसेस जिनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। उसके अगेंस्ट वी हैव 40,000 बेड्स, आई हैव 10,000 बेड्स विद ऑक्सीजन, 2,000 ventilators, ICUs. So we have adequate capacity. Even if this problem increases by 10x, there is capacity to handle. We are also getting new 1,200 ventilators from Government of India. मेरा इसमें बस एक ही पॉइंट है कि जहाँ जो एक और सरकारी सिस्टम और व्यवस्था पूरी तरह तैयार है और काफ़ी मेहनत से, जोर शोर से कंटेनमेंट, ट्रीटमेंट और सभी फेसेट्स पे काम हो रहा है। नाउ इट इज़ अपॉन द पीपल टू बी विजिलेंट,
ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड टू पैनिक, बट अनलेस आप खुद स्वयं सतर्क रहेंगे और जो हम SMS कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साबुन या सैनिटाइजर का लगातार उपयोग, विशेषकर साबुन से बार बार हाथ धोना, अनलेस पीपल टेक केयर ऑफ दैट, तो ये बीमारी को कंटेन करने में सरकार और सिस्टम को थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो जितना इसमें सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को टेस्ट करना, आइसोलेट करना, ट्रीट करना, उतनी ही लोगों की स्वयं भी जिम्मेदारी है कि इससे बच कर रहें। और अगर जैसे मृत्यु के भी जो हमारे 400 के लगभग मृत्यु हुई है, उसका हम रोज विश्लेषण करते हैं कि किस वजह से हुई। इसमें जो रेशियो है वो 65% मेल है, 35% फीमेल है, 70% लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, उसमें किडनी इश्यूज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, other diseases. So there are about 62 cases which were brought dead to hospitals. वो हमारे लिए वरी का पॉइंट है कि although the death might have happened, but how were they corona positive? उसकी भी सोशल ऑडिट करते हैं लगातार, घर जाकर पूछते हैं कि क्या उपचार के लिए निर्णय लेने में देरी हुई, या अस्पताल पहुंचने में देरी हुई, या अस्पताल के अंदर देरी हुई, या कोई और कारण था। ये सब एनालिसिस किसी रिसर्च के लिए नहीं करते हैं, ये केवल इसलिए करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में कोई कमी दिख रही है तो उसको कैसे उस होल को प्लग करें, कैसे सुधार करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है जीवन बचाना। सो आवर मिशन इज लीजा लाइफ सेविंग, और उस पर हम लगातार काम करना चाहते हैं। ये हमारी नेट में समरी है राजस्थान की जो प्रोटोकॉल है। जी डॉक्टर साहब, रोहित जी, मेरा आपसे सवाल था कि राजस्थान में जिस तरह से भीलवाड़ा और जयपुर में कोरोना पे हमने एक पूरी तरह से लगाम लगाई है, कह सकते हैं, अभी काफी कम पेशेंट आ रहे हैं, तो जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में कोरोना अब इन दिनों में काफी बढ़ रहा है, और मारवाड़ में भी अगर आप देखेंगे तो जोधपुर और पाली जिलों में कोरोना के काफी पेशेंट हमारे सामने लगातार आ रहे हैं, तो हमारा आगे उनको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारे यहाँ जो भी हुआ है ना, वो जैसे भीलवाड़ा मॉडल था, तो वी हैड अ केस वेयर डॉक्टर्स देमसेल्व्स गॉट इन्फेक्टेड। अब उन्होंने किसको ओपीडी में देखा, एक बड़े अस्पताल में काम करते थे, घर पे भी पेशेंट देखते थे, तो वी हैड टू क्विकली फैन आउट टीम्स, तब जाके टीम्स में एक्टिव सर्वेलेंस किया, घर घर जाकर पूछताछ की, कर्फ्यू लगाया गया, पेरीमीटर कंट्रोल हुआ, जियोग्राफिक क्वारंटीन हुई, एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, और तो इस सब की जो लगातार लोगों ने बहुत सहयोग दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों ने प्रशासन और सरकार का बहुत सहयोग किया, इस वजह से हम काबू पा सके जी। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि साहब भीलवाड़ा तो कर लिया, रामगंज में क्यों फैल गया? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रामगंज इज अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ द प्रॉब्लम जी। वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह भी दें तो इट वाज फिजिकली नॉट पॉसिबल टू सोशल डिस्टेंस। प्लस जो कल्चरल एंगेजमेंट है लोगों का एक दूसरे से बातचीत का और उसका तरीका है सोशली एंगेज करने का, वही डिफिकल्ट है, वो एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उनको फिर अदर क्वारंटीन फैसिलिटीज में ले जाना पड़ा। तो हर समस्या का जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है। और अभी भी राजस्थान में आप देखें तो जितने भी केसेस मिले हैं दे आर एपिसोडिक केसेस। जैसे कुशलगढ़ बांसवाड़ा में एक मोहल्ले में, उदयपुर में एक मोहल्ले में, जोधपुर में नागौरी गेट और प्रताप नगर के क्षेत्र में, जयपुर में एक लिमिटेड क्षेत्र में, हालांकि कुछ कुछ केस बाहर भी आए हैं, बट जो कॉन्सेंट्रेशन है भरतपुर में सब्जी का जो सप्लाई चेन है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू आड़तिया टू डिस्ट्रीब्यूटर टू वेंडर, कामा में अनाज मंडी, धौलपुर में मुरैना से आए हुए कुछ लोगों का केस, निम्बा हेड़ा में इंदौर से आए हुए कुछ लोगों का केस और उसका पालन नहीं करना डिसिप्लिन का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे यहाँ जो केसेस रोज आ रहे हैं दे आर वेरी एपिसोडिक। So there is no, at least to my knowledge, there is no solid evidence of a community transmission. जैसे कल बालोतरा में एक शादी में 43 लोग पॉजिटिव हो गए, और वो शादी का उनको जो आयोजन किया था उसको संभल के करना चाहिए था, तो वो लापरवाही की वजह से हुए हैं। तो इस तरह से अगर केसेस इस तरह से लोग स्वयं ही ध्यान रखेंगे और सरकार के जो गाइडलाइंस हैं और अनुशासन की जो रिक्वेस्ट है उसका पालन करेंगे, तो मेरे ख्याल से केस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे और हमारे एक्टिव केस जो 3,000 सवा 3,000 के आसपास आ रहे हैं उसको हम कंटेन करने में सक्षम होंगे। मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि लोग यदि सेल्फ डिसिप्लिन करें, और जैसे सीएम साहब बार बार कहते हैं और एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि राजस्थान सतर्क है, मैं सतर्क हूँ, सब ने खुद मास्क लगाकर इसका प्रचार प्रसार का प्रयास किया है, तो जब
सब लोग अगर इसके बारे में अवेयर होंगे तभी इस पे हम कंट्रोल पा सकेंगे। रोहित जी, एक सवाल और था कि जिस तरह से राजस्थान में अब लॉकडाउन अनलॉक होता जा रहा है धीरे धीरे, तो चुनौतियां भी हमारे सामने उसी तरह से बढ़ती जा रही है। अब जिस तरह से आपने बालोतरा में बताया, इसी तरह से एक केस भीलवाड़ा में भी शादी समारोह का आया था, बिल्कुल जहाँ पे जो है काफी लोग संक्रमित मिले। तो आप इस तरह की चुनौतियां जो समाज में आ रही है सामने हमारे, अनलॉक जिस तरह से हम करते जा रहे हैं, तो इसको लेके कुछ सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है, चिकित्सा विभाग हमारा? देखिए, सरकार तो के पास दो ही रास्ते होते हैं, एक तो एडवाइस और दूसरा एनफोर्समेंट जी। अब एनफोर्समेंट के पीछे लीगल बैकिंग होनी चाहिए, कानूनी प्रावधान होना चाहिए। अब जैसे पब्लिक स्पेसेस में थूकने की बात है, तो हम सबको पता है कि पब्लिक स्पेसेस में थूकना नहीं चाहिए, लेकिन अब इसके बावजूद अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कोई पकड़ा गया तो उस पर फाइन लगा सकते हैं। बट आई थिंक इससे ज़्यादा लोगों को स्वयं समझना होगा कि थूकना जो है वो इसका बहुत बड़ा का कारण है जी। और एनफोर्समेंट, एडवाइस और सेल्फ डिसिप्लिन, इसके बीच में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक इस पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। और जैसे 2 शादी के एग्जांपल आपने दिए, बड़ी गंभीर बात है कि इतने सब रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी इस तरह के आयोजन करना और 50-50 लोग एक साथ इन्फेक्ट होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। पर ये बात भी सही है कि जीवन के साथ आजीविका भी आवश्यक है, बिजनेसेस को खुलने पड़ेंगे। इकोनॉमी में जब तक लोग खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, इकोनॉमी विल नॉट रन। अभी मैं हाई कोर्ट से आ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे आपके यहाँ देरी हो गई। वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था चीफ जस्टिस साहब ने खुद मेरे को दिखाया कि उन्होंने पूरे जो जहाँ पे लोग आर्ग्यू करते हैं वहाँ सीटें दूर दूर रखी हुई हैं और केवल 5 वकीलों को एक बार में एंट्री है। जो अगले 5 केसेस हैं उनको बगल के रूम में बिठाया जा रहा है, फिर वो आ रहे हैं, जब उनका नंबर वो मोबाइल पे आ जाता है और सैनिटाइजर्स हैं, डिस्टेंसिंग है। तो जब तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, घर हैं, वो अपना स्वयं का डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक इसकी रोकथाम और इसका निवारण बड़ा मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, रोहित जी, एक सवाल और था कि कोरोना के साथ जिस तरह से समाज में डिप्रेशन, स्ट्रेस और लोगों में पैनिक हो रहा है, और जिस तरह से इसकी वजह से कई जो है वो मनोरोग संबंधित बीमारियां भी लोगों को हो रही है, तो इसको लेके चिकित्सा विभाग कुछ कर रहा है ताकि इस तरह की बीमारियों को रोका जा सके जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, जो बिल्कुल सही कहा आपने, और जब लोग आइसोलेशन में होंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो जो माइग्रेंट लेबर के सेंटर्स थे या क्वारंटीन सेंटर्स थे, इसमें हमने मनोचिकित्सकों को यहाँ से ड्यूटी लगाई थी और जिलों से भी उन्होंने जाकर वहाँ काउंसलिंग की और अदर काम किए। बट आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, मतलब जो डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें हैं उनके बारे में हमें सोचना होगा और उस पर और जोर देना होगा। ये चिकित्सा का ये वाला जो एस्पेक्ट है वो इंडिया में और राजस्थान में भी वो थोड़ा कमजोर है, बिकॉज मानसिक बीमारी को अभी भी एक स्टिग्मा के रूप में लिया जाता है और हमें आई थिंक उस मेंटालिटी से उबरना होगा एंड इट इज टू बी टेकन एज अ नेचुरल, मतलब उसके साथ कोई स्टिग्मा या दाग नहीं हमको लगाना चाहिए। अगर किसी को कोई मानसिक अवसाद है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रकार की छोटी मोटी बीमारी है, उसको उस तरह से ट्रीट करना होगा। पर उसको कोई गंदा, मतलब कोई नाम अपशब्द करार कर देना, उसको पागल बोल देना, हम जब सामाजिक व्यवस्था जब तक इससे नहीं उभरेगी तब तक इसका अच्छा समाधान नहीं हो सकेगा। जी सर, हमारे साथ जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से हैं डॉक्टर विमल शर्मा। तो क्योंकि लॉकडाउन में राजस्थान में फंस गए थे और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ मरीजों को देखा जो कोरोना के मरीज थे, और उनके साथ ही उनमें कुछ मनोरोग भी जो है पैदा हो गए थे, साइड इफेक्ट जो कोरोना का था उसकी वजह से। तो मैं डॉक्टर विमल शर्मा से जानना चाहूँगा कि राजस्थान में अगर वो होते अगर, तो सरकार को या चिकित्सा विभाग को ये इस तरह की जो है साइड इफेक्ट जो कोरोना के हैं उनको रोकने के लिए उनकी क्या एडवाइस रहती? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मानसिक रोग बहुत कॉमन है। हर 5-6 व्यक्ति अगर आप देखें तो उनको किसी न किसी तरह की परेशानी है। ये कोरोना के पहले भी थी, पर ये आपके माध्यम से और आजकल चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, WHO,
ये भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि कोरोना एक तरह से स्ट्रेस इससे होता है। स्ट्रेस का जो प्रमुख कारण है ना, वो कि आपका नियंत्रण कम हो जाता है चीजों पे और अनिश्चितता की स्थिति रहती है। तो अनिश्चितता और नियंत्रण न होने की वजह से परेशानी बढ़ती है दिमाग में। परेशानी क्या कि हम सब लोग इतने समर्थ हैं कि आमतौर पे परेशानियों को आसानी से उनका हल कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब परेशानी बहुत ज्यादा हो या बहुत लंबे समय तक हो तो उसका असर मानसिक रूप से बिल्कुल पड़ेगा। और इसीलिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति का भी फिजिकल हेल्थ के साथ ध्यान देना चाहिए। और मैं पिछले 30 सालों से इसी बात में था कि मेंटल हेल्थ मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ, कि हर एक व्यक्ति को। अच्छी बात यह कि आप इतने में से 3 मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट आज लाए, और वीरेंद्र सिंह जी और लोकेंद्र हैं, ये मेंटल हेल्थ पे इन्होंने काम किया है अपने स्पेशलिटी के साथ में। मेरा कहना है कि हर फ्रंटलाइन वर्कर को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस, ट्रेनिंग और उसका किस तरह से प्रिलिमिनरी मैनेजमेंट करे, इसका उनको साधन देने पड़ेंगे। वो आज के युग में आराम से दिए जा सकते हैं। और इसी विषय में हम काफी जगह काम भी कर रहे थे, पर अब ये कोरोना की वजह से और ज्यादा समस्या होने वाली है। और इसमें मैं बताऊंगा 3 तरह के लोग। एक तो जो कोरोना से पीड़ित है, और खास तौर से जो गंभीर रूप से पीड़ित है, वेंटिलेटर की जरूरत हुई है, ऑक्सीजन की जरूरत हुई है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है, तो उनको रिस्क और भी ज्यादा है। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और किंग्स कॉलेज, ये इनका मानना है कि करीब हर तीसरा व्यक्ति पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। पर सिर्फ मरीज ही नहीं, जो फ्रंट लाइन वर्कर जिनको आप कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, जो पुलिस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हेल्थ मैनेजमेंट के लोग हैं, जो इनको बहुत करीबी से देखते हैं, आप क्या नहीं सोचते कि इनके मन पे, इनके विचार पे उन दृश्यों का, उन स्थितियों का फर्क पड़ेगा। तो और इसके साथ में क्या है कि आम जनता पे कोरोना का जो इम्पैक्ट है कि किसी ने अपना रिश्तेदार खोया, किसी ने अपनी नौकरी खोई, किसी ने अपनी इनकम खोई, बच्चों के एजुकेशन की मुश्किल हो रही है, तो इन सारी चीजों का स्ट्रेस की वजह से आम जनता को असर होता है। खास तौर से जिनको मेंटल हेल्थ वल्नरेबल है, कि उनको मेंटल इलनेस हो सकती है, उनके साथ अगर स्ट्रेस और जोड़ दिया जाए तो उनको मेंटल इलनेसेस भी हो सकती हैं। और इसमें जो कॉमन चीजें आपने पूछा कि किस तरह की हमने एक्सपीरियंस किया, तो ये जो डर, घबराहट, एंजाइटी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा मन की उदासी से निराशा, निराशा से फिर आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। लोग बाग शराब या नशीली चीजों का सेवन करके उसका उपचार ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो एक समस्या अपने में ही हो जाती है। और इसके अलावा अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो तो अपने जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन या साइकोसिस, जो स्पेसिफिक टर्म कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकोसिस, उस तरह के भी केसेस देखने को मिले। तो मेरा कहने का है कि वैसे भी मानसिक रोग एक बहुत बड़ी समस्या थी समाज के लिए, पर इस अनिश्चितता और स्ट्रेस की वजह से, कोरोना की वजह से और भी बड़ी समस्या होगी। मैं एक और बात कहूंगा कि स्ट्रेस से न सिर्फ मानसिक समस्याएं होती है, फिजिकल समस्याएं भी होती है। इसलिए मेरा कहना है कि मानसिक और फिजिकल समस्याओं का समाधान साइड बाय साइड एक साथ करना चाहिए। ये सिर्फ स्पेशलिस्ट से नहीं होगा, इसके लिए हम सबों को जुड़ के काम करना पड़ेगा। जी नहीं डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे इतना था कि राजस्थान में अगर आप होते और यहाँ पे अगर कोरोना से संबंधित एक टास्क फोर्स में आप होते, तो किस तरह से राजस्थान में कोरोना मरीजों को, और जैसे आपने बताया कि कोरोना वॉरियर्स भी जो हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से मनोरोगी हो रहे हैं,
तो उनको बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं आप? हाँ, उनके लिए ये कि जो जो कोरोना की ट्रेनिंग है उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग भी इंटीग्रल पार्ट उसमें रखते हैं। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, स्पेशलिस्ट का रोल होता है कि वो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, सपोर्ट करें। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आप उनको पूछते हैं कि आपको बुखार है, आपको ये है, उसके साथ ये पूछें आपको चिंता फिक्र है कि आपको नींद कैसी आती है, कि आपको और कोई परेशानी है जी, या भूख कैसी लगती है, काम काज करने में मन तो नहीं लगता। एक सवाल कहीं इतनी उदासी है कि इतने निराशा है, कभी आपको ये लगता है कि आप आत्महत्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे ये एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ये कुछ सवाल पूछे और इसी के लिए कई सालों से हम काम भी कर रहे हैं कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अच्छा डॉक्टर, मेरा एक सवाल और था। आप एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल चलाते हैं मोबाइल पे और कंप्यूटर पे, तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी जब कोरोना जब देश में या दुनिया में आया है उसके बाद से ये कोरोना के जो मरीज हैं उनमें कुछ देखने को मिला, कितना % ऐसे कोरोना मरीज है जिनमें कि मनोरोग भी हो गए हैं साथ? नहीं, ये चीजें हम स्टडी कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे भी कई कंट्रीज में कि इस कोरोना के टाइम पे किस तरह से उनके किस तरह की समस्याएं हैं। तो आपने जो ग्लोबल मेंटल हेल्थ असेसमेंट टूल का जिक्र किया, वो कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी ट्रेनिंग देके कोई भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स मेंटल हेल्थ का असेसमेंट कर सकता है और उससे किस तरह की समस्या है उसका ये भी पता लग जाता है, किस तरह की डायग्नोसिस है और उसको फिर हेल्प के थ्रू किस तरह मैनेज करें ये भी बताया जा सकता है जी। तो वो काम आपने, मैं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता था, मैंने खुद ने इसको डेवलप किया तो मुझे खुद को इसकी प्रशंसा करना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन यह कि यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड होम ऑफिस इन्होंने इसको यूज किया। राजस्थान में हमने अलवर डिस्ट्रिक्ट में ICMR का प्रोजेक्ट था, उसमें जो ANMs थी फ्रंट लाइन उनको ट्रेन किया। उन्होंने बड़े आसानी से मानसिक रोगों का पता लगाया और उनको डिस्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू एडवाइस और सपोर्ट करके मैनेज किया। और मेरा ये मानना है कि उसी तरह से अब भी कोरोना हम इन जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देके, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग देके, अगर वो आइडेंटिफाई करें कोरोना के साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो स्पेशलिस्ट उनको डिस्टेंट सपोर्ट और एडवाइस देके उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा के पास आना चाहूँगा, लॉस एंजलिस से हैं हमारे साथ अमेरिका से। उनसे भी इस बारे में जानना चाहूँगा, अमेरिका में भी कुछ इस तरह से काम हो रहा है कि मनोरोगी जो हो रहे हैं कोरोना की वजह से या उन पर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो क्या मतलब अमेरिका सरकार इसको लेके कदम उठा रही है? तो जैसा डॉक्टर विमल शर्मा जी ने बोला कि कोरोना वायरस की वजह से मेंटल इलनेस की केसेस भी बढ़ गए हैं, प्लस ये इंटीग्रल पार्ट है जनरल हेल्थ का, तो यहाँ पर स्ट्रेस और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है। हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है wellnesshelpline.com। उसमें जो फ्रंट लाइन प्रोवाइडर्स हैं या फिर जो उनके परिवार के लोग हैं वो उस पर सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है हमने। तो डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी के हेल्प से ये हमने इंडिया में भी लॉन्च किया है अभी। इसका नाम है wellnesshelpline.com। तो कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर या फिर कोई, हम पेशेंट्स के लिए भी खोलने वाले हैं, पेशेंट्स या उनकी फैमिली के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उसका फ़ायदा उठा के सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि स्ट्रेस और PTSD टाइप डिप्रेशन से कैसे कोप करना चाहिए। जैसे जो हमारे यहाँ पर पेशेंट्स होते हैं या जैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम उनको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि बेसिक थिंग्स लाइक हेल्थी माइंड लिव्स इन हेल्थी बॉडी।
सो आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको इंडिया में जैसे डायबिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है और कोमोर्बिडिटी हो जाती है स्ट्रेस के साथ, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आदमी जो है वो सोशल एनिमल है, और एकदम अभी हमने लॉकडाउन की सिचुएशन में तो सोशल आइसोलेशन है, उसके लिए भी हमने जो ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी। हमको अल्कोहल और ड्रग यूज ज़्यादा देखने को मिला, डोमेस्टिक अब्यूज़ की केसेस ज़्यादा थे, तो हमने लोगों को उस बारे में भी इन्फॉर्म किया कि लोग एक चारदीवारी के अंदर रहते हैं तो ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन था, कैनबिस का ज़्यादा कंजम्पशन था, फिर डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस थे। तो वह बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसे किसी केसेस में, तो आप हेल्प मांगिए, आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। जी जी। अगर आप घर से काम करते हैं तो आपको एडेड स्ट्रेस है, कई लोगों के जॉब्स चले गए, इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है, बट जो लोग भी अभी काम कर रहे हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि अगर घर से काम करते हैं तो ब्रेक लें, हाइड्रेशन प्रॉपर लें, हेल्थी हैबिट्स रखें, प्रॉपर फूड खाएं, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, there's so much misinformation. Everybody is expert on corona right now. So आप अपने जो knowledge है वो valid sources से प्राप्त कीजिए, जैसे WHO है, CDC है, government websites हैं। There's एक और website है mayoclinic.com, उसमें काफ़ी unbiased information है। अगर आपको किसी तरह की mental illness है तो आप नामी website पे जा सकते हैं nami.org, जिसमें अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स की फैमिली है, उन लोगों ने उस पर डाली हुई है। तो अच्छा, इस बारे में क्या है कि एक जॉइंट वर्क है सब लोगों का, गवर्नमेंट का, सोशल सर्विसेज का, फिजिशियंस का, साइकाइट्रिस्ट एंड थेरेपिस्ट, ये सब लोग हम एक साथ मिलकर इससे कोप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था कि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि और अभी भी क्योंकि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो रहा है, तो बच्चों को लोग जो है अपने घरों में ही रखते हैं, तो उनमें एक तो इंडोर गेम जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं, और कई तरह की उनमें स्ट्रेस पैदा हो गया है, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और माँ बाप उन्हें घर पे रोकते हैं, तो उससे भी एक बच्चों में भी इस तरह का स्ट्रेस और डिप्रेशन आ रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा। अभी हमारा एक प्रोग्राम था इस बारे में, तो उसमें हम क्या है कि जो पेरेंट्स हैं और स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। जैसे अभी बच्चे अधिकतर घर पर हैं, स्कूल बंद हैं अप्रैल से ही यहाँ पर, तो उसमें क्या है, एंड there's uncertainty, we don't know when these schools are going to open, so हमको उन लोगों को बहुत समझाना पड़ता है कि बच्चों के लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे स्कूल जाते हैं तो जैसे स्ट्रक्चर होता है, आप घर में वैसा का वैसे ही उनके लिए स्ट्रक्चर रखें। उनको बहुत ज़रूरी है उनको पता पड़े कि ये नेशनल इमरजेंसी है इसलिए हम घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, बट ये पैनिक के शेप में नहीं आना चाहिए, पैनिक के फॉर्म में नहीं आना चाहिए कि जो भय ज़रूरी है, जो इसीलिए हम प्रिपेयर करते हैं। अगर फियर नहीं होगा तो हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बट अगर वो एक्सेप्शनली हाई फियर, पैनिक है ना, तो वो हमारी है ना प्रिपेयर्डनेस भी कम हो जाती है। तो हम बच्चों को स्ट्रक्चर समझाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके सामने आप ये देखें कि घर में एक 7 लोग रह रहे हैं तो झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनके साथ स्पेशल टाइम बनाएं, जैसे बॉन्डिंग टाइम, जैसे हम बोलते हैं उनके लिए, जैसे पिज्जा नाइट है या मूवी नाइट है। अपने बच्चों के साथ बिठा के आप अपना सेल फोन बंद करके उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। आप रोज ये इनके पार्ट का स्ट्रक्चर होगा तो उनको अच्छा लगेगा। उनको और भी समझाएं, जैसे आपके अगर बच्चों के साथ में क्या होता है साहब कि हर एज के बच्चों का थिंकिंग और परसेप्शन अलग होता है। अगर वो बहुत छोटे हैं उनको सिंपल चीज समझा सकते हैं कि घर से बाहर निकलना है तो आपको गंदे हाथ मुंह पर नहीं लगाना है, बेसिक चीजें हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो कि नाक में उंगली नहीं डालनी है। थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हम समझा सकते हैं कि घर पे रहना सबके लिए जरूरी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी घर पे रह रहे हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। उससे ज्यादा बड़े बच्चे हैं जैसे टीनेजर हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनका सोशल मीडिया लिमिट किया जाए। जी।
एज अ पेरेंट हम उनको बस सेल फोन नहीं दे सकते कि हमने सेल फोन दे दिया और वो बस अपने आप में हमको बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा उनका सेल फोन यूज, बिकॉज आप देखें ना कि जो उनका जो उनकी जो दूसरे जो फ्रेंड्स भी हैं, हो सकता है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जी, तो उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, हम एक बार वापस रोहित कुमार सिंह जी के पास चलेंगे। रोहित जी, जिस तरह से डॉक्टर अनिल हैं अमेरिका से हमें बता रहे थे कि वहाँ पे बच्चों में भी इससे मेंटली डिसऑर्डर्स हो रहे हैं काफी, तो रोहित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में भी बच्चों की लॉकडाउन के कारण और अनलॉक हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है पेरेंट्स घर में ही रख रहे हैं, और क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनमें भी काफी डिप्रेशन और इस तरह का जो है वो मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है। तो उसके लिए कुछ चिकित्सा विभाग कर रहा है बच्चों को लेकर? नहीं, बच्चों को लेके अभी तक तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है। अभी तो हम मेन कोविड से लड़ाई में ही जुटे हुए हैं जी। मैंने जैसे आपको पूर्व में निवेदन किया कि जो माइग्रेंट्स आए थे और जो लोग क्वारंटीन में थे जी, वहाँ के लिए हमने जरूर अपने साइकोलॉजिस्ट को और जो मेंटल हेल्थ वाले लोग हैं उनको भेजा था, और वो मैं रोज मॉनिटर भी करता हूँ कि कितने लोगों की काउंसलिंग की, कितने लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। बट बच्चों के लिए जो फैमिलीज में स्पेसिफिक रहते हैं उनमें अभी फ्रैंकली हम लोगों ने कोई मतलब फोकस नहीं उठाया है, बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट जी। और जो डॉक्टर साहब इंग्लैंड के थे और अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे जी, तो वी हैव टेकन नोट ऑफ इट। द ओनली थिंग इज आवर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, so I think we'll have to engage with civil society and other voluntary organizations to expand our network of capacity of counseling etc. अभी जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, मेंटल हेल्थ हमारे पूरे सिस्टम का सबसे वीक एस्पेक्ट है इन आवर एंटायर सिस्टम ऑफ हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। mental health has not been given that level of importance. Both mental health, palliative care, geriatric care, ये तीनों चीज हमारे मेरे सामने लिस्ट है मेरे विभाग की। आई थिंक ये मैंने तीनों रेड से मार्क कर रखे हैं। दीज आर 3 things where we need to give additional care, and I think more than the children, I think the senior citizens and the so-called geriatric care, उसमें mental health के बड़े issues हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बच्चे बाहर चले गए हैं एंड many are abroad, many are in different metros like Mumbai and Delhi and Bangalore etc. So the elderly people who are left behind, especially in times of crisis, they need special attention. And also for the main COVID, their vulnerabilities are high. They are as senior citizens more vulnerable to get infected, and they might be suffering. It is more likely that they suffer from comorbidities. So जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, हमने जो मिशन लीजा लॉन्च किया था अप्रैल एंड में या 1 मई के आसपास, उसमें हमने वी आइडेंटिफाइड एवरीबडी हु इज लिविंग इन कंटेनमेंट जोन हु इज 60 इयर्स एंड अबव। हमारे पास इंश्योरेंस जो हमारा प्रोग्राम है उसका डेटाबेस है, हमारा जो आयुष्मान भारत का प्रोग्राम है। So we picked up from that database people who are living in those containment zones, and then we tracked their insurance record of past 4.5-5 years, and did they go for any treatment relating to heart, kidney, diabetes, etc. And then we identified them as high risk, and we gave them pulse oximeters, or we started checking on them, testing them more than the ICMR protocol. The whole objective was to save lives. बट आपने एकदम सही कहा, जो मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट है वो अभी हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मतलब आई कैन कन्फेस ऑन दैट एंड वी नीड टू फोकस मोर ऑन दैट। जी सर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और था बच्चों को लेके, जो मैंने पूछा आपसे कि बच्चों को लेके भी कोई हम इस तरह का प्रोग्राम शुरू करेंगे? देखिए, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है हमारा RBS के जी, उसमें भी मेंटल हेल्थ का एक काउंसलिंग का एक कंपोनेंट है, लेकिन मैं फ्रैंकली आई वांट टू कन्फेस बिफोर दिस ऑडियंस कि हमने बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया, बिकॉज वी गेट एंगेज्ड हेल्थ डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज इन सच स्टेट्स, सच कंट्रीज आर मोस्टली एंगेज्ड इन फायर फाइटिंग। कोई नया एपिडेमिक आ गया, नई डिजीज आ गई, कहीं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के इश्यूज आ गए, लेबर रूम्स के इश्यूज हैं, देन NCDs पे इस समय काफी फोकस है। सो इन सारे चीजों में मेंटल हेल्थ बेचारा कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। सो आई थिंक
आपने बहुत अच्छा किया, आज हमारा दोबारा ध्यान इस ओर जुटाया है, दर्शाया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वी विल टेक एक्शन। वी हैव लिमिटेड कैपेसिटीज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, बट all these programs are important, and we have to do adequate due diligence, and we have to implement in a robust way. So I think aapne jo you have given us a good note of caution to start doing. Thank you so much for that, sir. अच्छा सर, हमारे साथ यहाँ जे के लोन अस्पताल के डॉक्टर आर के गुप्ता भी मौजूद है। डॉक्टर आर के गुप्ता, आवाज आ रही है आपको हमारी? डॉक्टर आर के गुप्ता, आवाज आ रही है आपको हमारी? रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में, अपने डॉक्टर अखिलेश जैन भी अपने साथ हैं। ये ESIC हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल रहा है अपने जयपुर में, काफी सारे पेशेंट इन्होंने ठीक करके भेजे हैं, तो ये भी HOD है अपने मेंटल हेल्थ के। डॉक्टर साहब, काफी सारे पेशेंट आपके पास आए होंगे, कोविड के भी काफी सारे पेशेंट थे। किस तरह से आप देखते हैं सर मेंटल हेल्थ को लेके, उनकी मेंटल हेल्थ की क्या पोजीशन थी, उनके परिजनों की क्या पोजीशन थी, और इस मेंटल हेल्थ जो है, जो मानसिक विकारों से जो लोग आजकल जो घिर चुके हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, हर तरफ कोरोना ही कोरोना चल रहा है, तो इस दौरान आप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे लोगों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा? क्योंकि काफी वक्त लगेगा, लेकिन मेंटल हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रोहित सर ने जैसे भी बात बताई, मैंने सर का एक ऑर्डर भी देखा था। राजस्थान गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ पे फोकस किया था, इन्होंने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगाया भी था। उन्होंने ये भी कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, नेचुरली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है, जो सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की नेशन वाइड एक बॉडी है, उसने खुद का एक फ्लो मोटो इनिशिएटिव भी लिया था, और हमने इसमें टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें हमने हेल्पलाइन शुरू करी थी। उसमें हमने जिन भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने वॉलंटियर किया था अपने आप को, हमने उनके नंबर हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले करे थे। और मैं अगर आपको अपना यहाँ का बताऊं, राजस्थान का, तो आई टेंड टू रिसीव ऑलमोस्ट 3-4 कॉल्स अ डे। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स एडमिट थे, तो हमारे यहाँ चूंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, तो हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन के साथ साथ जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो उनको मेडिसिन देनी थी, हम दे रहे थे। उसके अलावा हमने हमारा जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम था, स्पेशली प्रोजेक्ट रखा था। हम उनको 1-2 घंटे के बाद में आधे घंटे की कोई पॉजिटिव स्टोरीज उस पर चलाते थे, उनको कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें उनको हम बताते थे। और जो हमारे डॉक्टर्स थे, उनको हम कहते थे कि जब भी आप वहां जाते हैं, आप उनसे इस चीज के बारे में चर्चा जरूर करें। अगर उनको कोई भी इस तरह का सिम्टम होता है, आप वहां पर हमारी उनसे बात कराएं, और हमको फोन पे भी कम्युनिकेट करके उनको एनकरेज करते थे। यहाँ तक जो सिम्टम्स और जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, वो देखिए निश्चित है, जैसा विमल सर ने बताया, शर्मा सर ने बताया, ये इश्यूज होंगे, क्योंकि जब पेशेंट आइसोलेशन में रहता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसके साथ हुआ है वो ये है, एक तरह से ये भी स्टिग्मेटाइज्ड हो गया है जो कोरोना है। क्योंकि जैसे ही आपको, सबसे बड़ा फियर तो ये है कि आपको अगर लक्षण है भी, तो आप सामने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पूरी फैमिली को आइसोलेट कर दिया जाएगा, आपको अलग थलग रख दिया जाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोग अपन को अलग तरीके से देखने लग जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत से सवाल इस तरह के भी आते हैं कि सर मेरे को अगर इस तरह की चीज है, तो मैं इस चीज से डर रहा हूँ कि क्या मुझे हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक इस चीज का डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो सोसाइटी में एक उनको अलग तरीके से देखने लग जाए। तो हमने उस चीज को लेकर के भी इस पे काम किया काफी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने खुद ने अभी इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान 2 स्टडी करी है, जो एक तो हमारी अभी पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट हो गई है, जो जर्नल ऑफ साइकेट्री है, आर्काइव ऑफ साइकेट्री है। हमने एक जो पब्लिक है उसमें किस तरह के उनको मेंटल इश्यूज आए हैं उसको लेकर के हमने करा है। दूसरा, हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कोविड ड्यूटी में थे या क्वारंटीन ड्यूटी में थे या उनकी कहीं और ड्यूटीज थी, उनको लेकर के भी हमने काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन हमें एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के भी हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम राइट अप से भी एनकरेज कर सकते हैं। मैंने खुद ने अभी लॉकडाउन पीरियड में करीब 12 से 15 पॉजिटिव स्टोरीज और पोएम्स लिखी हैं इस चीज को लेकर के। और निश्चित रूप से अगर इसमें गवर्नमेंट भी इस चीज को गौर करती है, क्योंकि आफ्टर मास जो होंगे, देखिए अभी चूंकि हम फिजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो रही है, मोर्टेलिटी कैसे रोकनी है, स्प्रेड कैसे रोकना है, ये अभी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आने वाले टाइम में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं
वहां पर निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल काफी ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा सर ने बताया पीटीएसडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो इस चीज को लेकर के भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा और उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। डॉक्टर के शर्मा जी भी हमारे साथ है, वो एकेडमिक मेडिकल एकेडमी एंड मेडिकल साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के एडवाइजर हैं, तो और क्लिनिकल ट्रायल से भी जुड़े हुए हैं भारत की राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा उनसे सवाल है डॉक्टर के शर्मा जी, अभी डॉक्टर ये बाबा रामदेव ने एक कोरोनिल करके दवा लॉन्च की है, तो उसको लेके काफी विवाद भी हुआ है, तो क्या आप कहेंगे इसके क्लिनिकल ट्रायल को लेकर? जो कोरोनिल का जो क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने बताया नहीं है कि वो कहाँ हुआ और कब हुआ। जो कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है वो ये है कि ये निम्स जयपुर में उसके ट्रायल हुए। यस सर। और उसमें जो निम्स के प्रोप्राइटर हैं डॉक्टर तोमर, उन्होंने बताया कि भाई वो ट्रायल हमारे हुए और उसकी परमिशन ली गई CTRI से। जी। CTRI परमिशन देने वाली बॉडी नहीं है जी। सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये ICMR की एक सेल है जो कि रजिस्टर करती है क्लिनिकल ट्रायल्स को इंडिया में कहीं भी हो। लेकिन परमिशन दी जाती है बाय इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी IEC। IEC एक सिडिस्को जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हर इंस्टीट्यूशन में एक कमेटी होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी। तो जो ट्रायल आप करते हैं और उसको बाद में कॉमर्शियल यूज नहीं करेंगे, दवाई बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई दवाई निकल आई अच्छी, तो उस एथिक्स कमेटी को पावर है कि वो ऐसे एकेडमिक क्लिनिकल ट्रायल को परमिशन दे दे। तो बाबा रामदेव की जो कोरोनिल दवाई है उसके क्लिनिकल ट्रायल कहाँ हुए, CTRI में वो रजिस्टर्ड है या नहीं वो क्लिनिकल ट्रायल, इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है और इसी की वजह से ये विवाद पैदा हुआ। जी डॉक्टर के शर्मा जी, आप जो है वो क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के बारे में काफी जानकारी है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में भी क्या कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कोरोना की दवा को लेकर? हाँ, क्लिनिकल ट्रायल जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अब उन्होंने बताया कि जो सॉलिडारिटी के 4 ट्रायल है जो ICMR चला रहा है WHO की मदद से, जिसमें कि रेमडेसिविर एक दवाई है, लोपिनाविर और रिटोनाविर एक दवाई है, दूसरा दवाई ये जो डॉक्टर साहब ने बताया एविगन जो फेविपिराविर ये दवाई है, और एक दूसरा लोपिनाविर रिटोनाविर कॉम्बिनेशन के साथ इंटरफेरॉन 1 बीटा। तो ये 4 अलग अलग ट्रायल फास्ट ट्रैक किए जा रहे हैं बाय ICMR इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सम इंस्टीट्यूशन जयपुर ऑल्सो जी। और ये ICMR की गाइडेंस में हो रहा है और ये रिजल्ट बाद में बताए जाएंगे एंड इट विल बी ए पार्ट ऑफ द WHO clinical trials which ultimately will decide which drug is good in different kind of the manifestation of corona और COVID-19 डिजीज, कि ये माइल्ड में इफेक्टिव है, मॉडरेट में इफेक्टिव है या सीवियर में इफेक्टिव है। तो अभी तक जो ये दवाइयां हैं चारों, इनको माइल्ड मरीजों को या मॉडरेट मरीजों को दिया जा रहा है, सीवियर में ये दवाई नहीं दी जा रही है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अब डॉक्टर लोकेंद्र हैं SMS मेडिकल कॉलेज से, तो डॉक्टर लोकेंद्र से भी जानना चाहेंगे कि ये फार्मेकोलॉजी जो विंग है हमारी सवाई मानसिंह अस्पताल की, इसका कोरोना को जो है इलाज में और कंट्रोल में क्या सहयोग रहा है डॉक्टर साहब? बेसिकली ICMR की और मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में जो है सभी फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स को ये डायरेक्शंस दी गई कि कोरोना को लेके जो भी प्रोफाइलेक्सिस के लिए जो दवाइयाँ यूज हो रही है या जो ट्रीटमेंट में दवाइयाँ यूज हो रही है, उन सभी दवाओं के दुष्प्रभाव की मॉनिटरिंग की जाए। एक तो रेगुलर ये जानकारी आ रही है। उसके अलावा हमारी जो टीम है SMS मेडिकल कॉलेज की, जो हमारे प्रिंसिपल सर के निर्देश में और हमारे सेक्रेटरी सर हैं रोहित कुमार सिंह जी और सभी के डायरेक्शन में
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया पूरे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर वर्कर्स में, तो उसको में हेल्थ केयर वर्कर्स में जैसे करीब 6000 लोगों को करीब 42,000 के आसपास दवाइयाँ और रेगुलर पहले भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और आगे भी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के फार्माकोविजन सेंटर्स और फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई और उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये रहा कि अगर अपन ये देखें हेल्थ केयर वर्कर्स में जो अपन टोटल 200 के आसपास या उससे ज़्यादा पॉजिटिव आ चुके हैं पेशेंट, उसमें मॉर्टलिटी बहुत ही कम रही, हार्डली 1% एक आदमी की मौत हुई। तो अपन को डेफिनेटली ये मानना चाहिए कि जो प्रोफाइलिक्स के लिए अपन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज़ कर रहे हैं, या हमारी जो मेडिसिन डिपार्टमेंट की टीम है, रमन शर्मा सर के साथ जो प्रिंसिपल सर की जो टीम है, उसने जो इनिशियली जो ट्रीटमेंट कॉकटेल यूज़ किया क्लोरोक्वीन का, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहे उसके, और उसको पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर अनिल और डॉक्टर विमल से हमारी रेगुलर बात होती रहती है, तो उन्होंने भी देखा कि ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और WHO की ट्रायल्स, डॉक्टर अनिल भी USA में काफ़ी FDA की और उनकी ट्रायल्स में इन्वॉल्व रहते हैं और ये रेगुलर इनपुट देते रहते हैं हमारे देश के सभी फार्माकोलॉजी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, और इनकी जो वेलनेस की जो वेबसाइट है इसके माध्यम से भी हमारे देश के सभी डॉक्टर्स और ये काफ़ी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विमल हैं जो अपना ग्लोबल मेंटल हेल्थ टूल इन्होंने डेवलप किया है, जो करीब 16 कंट्रीज में और करीब 8-9 लैंग्वेज और उससे भी ज़्यादा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर चुका। वो टूल जो है वो कोरोना पीरियड में बहुत ही अच्छा एक क्योंकि एक ग्लोबल सपोर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम में एक हेल्पफुल साबित होगा, और ये लगता है आने वाले टाइम में साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट और फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स भी ड्रग के ट्रीटमेंट और प्रोफाइलैक्सिस दोनों में वर्क कर रहा है, प्लस मेंटल हेल्थ में भी वर्क कर रहा है ऑल ओवर राजस्थान। रोहित, आपने शायद म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करो पहले अपने आप को और फिर क्वेश्चन रिपीट करो। जावेद हमारे सहयोगी हैं और उनके भी जो है काफी सवाल हैं, माफी चाहूंगा मैं उनको वक्त नहीं दे पाया, तो वो पूछेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पंकज गुलाटी दो शेल्बी से हैं, शेल्बी हॉस्पिटल से डॉक्टर पंकज गुलाटी, वो चेस्ट फिजिशियन है और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अभी हालात चल रहे हैं, कहीं इलाज के लिए मना किया जा रहा है, कहीं क्या है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, सस्पेक्टेड हैं या कोरोना पॉजिटिव हैं, उनको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए? प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो हम अभी तक गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स के द्वारा दी गई गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ चीजें समझने की हैं, जैसे कि अभी भी कहा गया कि 62 पेशेंट्स कोरोना के वो आए जो आफ्टर डेथ के बाद हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसा खाली कोरोना के साथ ही नहीं हो रहा है, बाकी बीमारियों के साथ भी हो रहा है। लोग बाग हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं। जब कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है या कोई चीज उनके हालत से बाहर चली जाती है, वो तभी हॉस्पिटल आते हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि इमरजेंसी के अंदर ब्रॉड डेड पेशेंट्स की संख्या थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी से वो पेशेंट्स ज्यादा होंगे। वो कोरोना के हैं या और भी कई सारी डिजीजेज हैं, वो भी हम सोचने की एक बात है, क्योंकि हर केस के अंदर कोरोना के टेस्ट नहीं हुए। या ये भी सजेस्टिव था कि वो किसी और बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल आए हैं और उनकी किसी और वजह से डेथ हुई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में और भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इन्फेक्शंस के एपिसेंटर बनने से रोकने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा है कहीं इटली में अंदर भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, सब सेंटर्स को कोविड सेंटर्स की तरह ट्रीट करे जाने लगा, तो बीमारी का स्प्रेड काफी ज्यादा हुआ। या इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है इसके ऊपर से, कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स डेवलप करे हैं जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जा रहा है ताकि उनका स्प्रेड रोके। यहाँ पर इससे कुछ लोगों में डर भी बढ़ा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनको उठा करके किसी सेंटर पे बंद कर दिया जाएगा, तो वो टेस्टिंग से भाग रहे हैं या टेस्टिंग नहीं भी कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को जिस तरह से गवर्नमेंट अभी निर्देश दे रही है, उन निर्देशों को पूरी तरह से पालन किया जाए। और अब पेशेंट्स जो बाकी बीमारी हैं, जैसे कि और भी कई सारी इलनेस हैं जो मॉर्बिडिटी पेशेंट्स झेल रहे थे, चल रही थी, उनको ओवरटेक करके अब हॉस्पिटल्स आने लगे हैं और हॉस्पिटल्स पे थोड़ी जिम्मेदारी और बड़ी है, इन्फेक्शंस को रोकना भी है, प्रिवेंट भी करना है और पेशेंट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है। डॉक्टर श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं, ESI हॉस्पिटल में मेडिसिन के ये HOD हैं। तो साहब आप बताएं किस तरह के पेशेंट्स अपने यहाँ आपने ट्रीट किए? ESI हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल था,
तो किस तरह के पेशेंट आए हैं, क्या पेशेंट्स को आपने ट्रीटमेंट दिया है और किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? डॉक्टर श्याम सुंदर जी। डॉक्टर श्याम, आपको आ रही है आवाज? जावेद, लगता है इनकी कोई समस्या है थोड़ी सी नेटवर्क की। डॉक्टर रमन शर्मा से अगर कोई सवाल हो जी। डॉक्टर रमन शर्मा जो है वो काफी एक्सपर्ट रहे हैं कोरोना के इलाज में, तो मैं डॉक्टर रमन शर्मा से एक बार चाहूंगा कि जावेद कोई सवाल पूछे। डॉक्टर रमन शर्मा से मेरा एक सवाल है। जी सर। जी सर। इतना ज्यादा काम करने की एनर्जी कहाँ से आती है आपके पास? सर, यू आर द इंस्पिरेशन सर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल जानना चाह रहा था कि अभी अपने जयपुर में, राजस्थान में किस तरह के हालात हैं? हालात कंट्रोल में है, कोरोना कंट्रोल में है, या कम्युनिटी स्प्रेडिंग के अभी हालात शायद मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन क्या हालात हैं अभी? देखिए, मैं ये बताऊं, एक तो सबसे पहले तो लॉकडाउन था, जैसे एसीएस सर ने बताया कि लॉकडाउन होने में सब लोग डरे हुए थे, पैनिक मोड में थे, घर में कैद हुए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज आउटसाइड वर्ल्ड कुछ है भी नहीं। तो उसके कारण उनमें जो मानसिक स्थिति में बहुत चेंज आ गया था। जैसे ही अनलॉक हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम एक तो सॉल्व हुई, ठीक है, लोगों ने मिलना जुलना चालू किया, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब पालना करते हुए, तो उससे एक तो जो भय था ना, चाहे नंबर कितना भी बढ़ रहा हो या माइनर अंड्यूलेशंस हैं कि भाई कभी 390 आ गए, कभी अगले दिन 290 आ गए, तो ये अभी प्लेटू फेस चल रहा है, मैं तो ये कहूंगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसका डिक्लाइन फेस अभी तक नहीं आया, व्हाट टू टॉक ऑफ द सेकेंडरी फेस, ये सेकेंड जो एपिसोड हो, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सारी वायरल डायनेमिक्स की जो काइनेटिक्स है वो सब कोई नहीं समझ पाया। ऐसा वायरस आया है जो पहले कभी किसी ने ना देखा ना कभी सुना। स्पेनिश फ्लू में भी बहुत मॉर्टेलिटी हुई थी, पर इस तरह का जो इतना इन्फेक्टिविटी पोटेंशियल इस वायरस का है, तो वो उसे इसकी डायनेमिक्स अभी समझना बड़ा मुश्किल है। अभी से प्रिडिक्ट करना कि कब खत्म होगा, क्या होगा, अभी अपना वो प्लेटू फेस चल रहा है। डिक्लाइन देखते हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि कब जाके डिक्लाइन चालू होगा। और सबसे बड़ी उम्मीद हम ये लेके बैठे हैं कि एक वैक्सीन आ जाए। देखिए, ये सब दवाइयां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ये जो प्रोफाइलैक्सिस हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, तो ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में वायरस की कंसंट्रेशन को कम किया, डेफिनेटली 1:5000 डिक्लाइन हुआ उसमें, बट ये ह्यूमन बॉडी में इफेक्टिव है कि ये दवाई ह्यूमन में जाके और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में करने का दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। इन वाइवो इन वाइट्रो इसको बोला जाता है। तो इस जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए, लेट अस बी होपफुल कि जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन आ जाए और उसके बाद वैक्सीन भी प्रायोरिटाइज किया जाए कि भाई इस ग्रुप को सबसे पहले वैक्सीन देना है, रिस्क कंडीशन वालों को ये देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी तक सामने है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे है कि अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन अब मानसून जो है वो एंटर कर गया है राजस्थान में, तो अब जो मौसमी बीमारियों का जो डॉक्टर साहब प्रकोप रहेगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये भी इससे रिलेटेड जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना से रिलेटेड ही हैं। जैसे मलेरिया हुआ, बुखार, खांसी, जुकाम, तो इसको डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे? अब इसको लेके क्या चैलेंजेस आगे रहेंगे? देखिए, जब इतना बड़ा राक्षस हमने झेल लिया तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं हमारे लिए। डेंगू, बुखार, उसमें मॉर्टेलिटी भी बहुत कम है। आपको ये बता दूं, इन्फ्लुएंजा इस बार गायब ही हो गया, स्वाइन फ्लू इस बार ही गायब हो गया, उसकी मॉर्टेलिटी 0.1% है। तो अभी सारा ध्यान जो था 2.9% वाली मॉर्टेलिटी या 3% मॉर्टेलिटी की तरफ था। तो ये डेंगू वगैरह हम लोग सब तैयार हैं, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे एसीएस सर ने कहा कि पूरी हर तरह से तैयारी है सीजनल डिजीजेस की, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम पूरी आर्मी के साथ तैयार हैं, सो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पिछले साल स्क्रब टाइफस इतना आया था, पर उसमें फॉर्चुनेटली हर चीज में एक दवाई है। तो डेंगू जो है 1763 से डॉक्यूमेंटेड है, पर आज तक उसका आप ताजुब करेंगे उसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे वायरस नहीं बन पाया।
आज तक एंटीवायरल 1762 में डॉक्यूमेंट हुआ था डेंगू। जी डॉक्टर साहब, इसको मेरा लेके सवाल मेरा ये था, जावेद एक सवाल मेरा भाई साहब रिलेटेड इसी से सवाल है। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा था डॉक्टर साहब आपसे कि इसके जो सिम्टम्स जो आते हैं डॉक्टर साहब, जैसे मौसम चेंज होता है तो जैसे जुकाम, खांसी, बुखार, तो लोग बात जो पेशेंट्स हैं वो अस्पताल जाने से कतरा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई अस्पताल जाएंगे, कोरोना का टेस्ट होगा, तो वो इस वजह से लोग अस्पताल जाने से बच रहे हैं और घर में ही वो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या चैलेंजेस डॉक्टर साहब आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब ये मौसमी बीमारियां लोगों को घेरेगी? देखिए, अपन ज्यादातर तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलें। जैसे कोरोना इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में इस तरह से जुकाम खांसी हो जाती है या दूसरा वायरस है जो जुकाम खांसी करता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अपने को सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे सर ने बताया, एसएमएस वाला जो नारा है वो तो रहेगा ही, उसमें अपने को करना ही है कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये माइल्ड इलनेसेस ही हैं और घर में रहें तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा। जहां प्रॉब्लम है वो है रिस्क ग्रुप, उनको जरूर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और जैसा हमने देखा था लास्ट ईयर जून में, हमने ओपीडी देखते थे, करीब मेडिसिन ओपीडी सीजनल करीब 1500 पर डे का एवरेज आता था। अभी 350 तो आ गया है एवरेज। 350 पेशेंट हम लोग डेली ओपीडी में भेज रहे हैं। तो धीरे धीरे जो लोगों का भय खत्म होगा तो उससे हॉस्पिटल जाना भी चालू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन ही हो जाएगा कि लोग घर में ही बैठे रहेंगे। और दूसरे जो वायरल इन्फेक्शन है, बहुत मामूली इन्फेक्शन है, अपन कह दिया करते थे कि हाँ वायरल इन्फेक्शन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल था मेरा रोहित सर से। रोहित सर, मेरा एक सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, हमारे साथी ने किया कि अब जो है कम्युनल जो बहुत सारी डिजीज, मौसमी बीमारियां आएंगी और उनके लक्षण भी क्योंकि कोरोना से मिलते जुलते ही हैं, तो विभाग की क्या तैयारी है इसे लेकर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री जी का लगातार ये जोर रहा है कि कोरोना की वजह से अन्य जो हेल्थ इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको इफेक्ट न होने दिया जाए। सो वी हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट। जैसे मेरे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो सेशंस थे, दे हैड गॉन डाउन टू 6000 इन मई। दे लास्ट 25 तारीख को, जो लास्ट थर्सडे को हमारे सेशन हुए, वो फिर बढ़ के 13,663 हो गए। हमने उसमें लगभग 60,000 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया और लगभग 1,29,000 बच्चों को इम्यूनाइज किया। सो दिस इज इक्वलेंट टू द प्री कोविड नंबर्स। तो वी आर फोकसिंग ऑन अदर और मौसमी बीमारियां, जैसे डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा, जब शेर को ही झेल लिया तो ये तो छोटी मोटी चीजें, इनको तो झेल ही देंगे। बट हैविंग सेड दैट, इन अ लाइटर वेन, आई थिंक वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। एंड देखिए, प्रिपरेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। So I think what has happened over last 100 days is state has been able to use this crisis as an opportunity. ये जो क्राइसिस थी इसको हमने एक अवसर के रूप में लिया है और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका काफी ऑगमेंटेशन हुआ है। जो मैं आपको कह रहा था, उदाहरण के तौर पे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे सारे जिला अस्पतालों में आज की तारीख में पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई लग गई है पिछले 40 दिनों में। एंड 12 जुलाई तक सब में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स भी चालू हो जाएंगे, कई में चालू हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पाइप्ड ऑक्सीजन सप्लाई। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ आईसीयूज, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, इनको सबको हम ऑगमेंट कर रहे हैं ताकि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार रहें। ह्यूमन रिसोर्सेज में 2700 डॉक्टर्स में से 700 का रिक्रूटमेंट हो गया है। 2000 के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू है। 13,000 नर्सेस को पिछले 3 महीने में रिक्रूट किया जा चुका है। तो फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स साइड, आई थिंक द डेफिसिट इज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड टू 0। ऑफ कोर्स देयर इज अ टर्नओवर, पीपल गेट रिटायर्ड, पीपल गो फॉर हायर स्टडीज, पीपल गो ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स। उसके लिए हमने ये 2000 पोस्टों का फाइनेंस से रिक्वेस्ट करके सम काइंड ऑफ अ लीव रिजर्व किया है कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं उनके रिप्लेसमेंट में सर्विसेज उपलब्ध है। जी, हम सरकार तो यही कर सकती है कि सुविधाएं एस्टैब्लिश कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, मेडिसिन की व्यवस्था कर ले और ह्यूमन रिसोर्स होने चाहिए। बाकी हमने जो नेट प्रैक्टिस होती है, बैटिंग, बॉलिंग, पिच भी देख ली है। बस अब विपक्षी टीम का इंतजार है, वी विल बीट देम। जी हाँ जावेद, आपका कोई सवाल? सर मेरा सवाल डॉक्टर आर के गुप्ता जी ने हमने अपन को दोबारा ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब
मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जेके लोन में किस तरह का ट्रीटमेंट बच्चों को दिया गया? कोरोना पॉजिटिव भी कई बार वहाँ कई बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक केस जो आपने भी ट्रीट किया था, एक बच्चा जो था, जो शायद भरतपुर से जो बच्चा था, उसको 28 दिन तक कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो एडमिट था और आपने ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। क्या ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि बच्चों में, वैसे तो कोरोना में एक अच्छी बात ये है कि बच्चों में ये माइल्ड होता है, इसके लक्षण भी कम होते हैं, जल्दी भी ठीक होता है और मृत्यु दर भी बहुत कम है। और जिस तरीके से बच्चे अपने 40% के आसपास सामान्य पॉपुलेशन के होते हैं, किंतु ये कोरोना का जो पेशेंट है बच्चों में करीबन 5 से 10% में पाए जाते हैं। जब तक जून के एंड मई के एंड तक कोरोना SMS में रहा था, तब तक करीबन 85 केसेज कोरोना के बच्चों में आए थे, और उसके बाद जब से RHS में गया करीबन 30 केस और आए हैं। तो एडल्ट से अपन कंपेयर करते हैं तो ये बच्चों में केस काफी कम आए। अब एक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था भरतपुर से, जो कि वहाँ 28 डेज के बाद भी नेगेटिव नहीं हो रहा था, उसके 10 बार टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। तो यहाँ हमने रखा और उसके फिर हमने मार्कर्स जब कराए, वैसे उस बच्चे में कोई सिम्टम नहीं था, एसिम्टोमेटिक था पूर्णतया, कोई खांसी जुकाम बुखार कमजोरी कुछ भी नहीं था। किंतु जब उसके यहाँ पे मार्कर्स कराए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, तो उसका CRP बढ़ा हुआ था, FTP भी बढ़ा हुआ था, उसका D डाइमर भी बढ़ा हुआ था, फिर उसके साइटोकाइन लेवल भी बढ़े हुए थे। तो हमने फिर उसको जो एंटीवायरल ड्रग, अभी तो ये फेबिफ्लू अवेलेबल हो गई है 2-3 दिन पहले से, उस समय जो लोपिनाविर रिटोनाविर कॉम्बिनेशन अवेलेबल था वो हमने दिया था, और उससे वो बच्चा सक्सेसफुली 3-4 दिन के कोर्स में ही इम्प्रूव कर गया और वो नेगेटिव हो गया, और वो फिर उसके बाद हमने उसको घर भेज दिया। ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस रहा, और इस पीरियड में हमें बहुत नए एक्सपीरियंस भी हुए। और बच्चों में समस्या क्या आती है साहब कि बच्चे जब होते हैं तो उसको, जैसे बच्चा पॉजिटिव है, माँ बाप नेगेटिव है, तो उनको कैसे आप माँ बाप के बिना रखो बच्चे, तो बच्चे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव माँ बाप को रखना पड़ता है। कई बार ऐसा है कि माँ पॉजिटिव है और बच्चा 2 साल का है, 1 साल का है, वो माँ के बिना नहीं रह सकता, तो उस नेगेटिव बच्चे को भी फिर समझाकर प्रिकॉशंस के साथ में माँ बाप के साथ रखना पड़ता है। कई बार ये समस्या आती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और था, क्योंकि अब स्कूल के सेशन खुलने की बात हो रही है बच्चों के, तो कि कभी सरकार बोलती है 1 जुलाई से खोलेंगे, कभी 15 जुलाई से, कभी 30 जुलाई से खोलेंगे, तो आप क्या मानते हैं ये कोरोना संक्रमण काल में स्कूल खुलना कितना जो है वो मुनासिब रहेगा? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, और इस प्रश्न में बहुत सारे इसके आयाम हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये लॉकडाउन चल रहा है, अब अनलॉक होने के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग है और बच्चों को जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्कूल जाना जो नहीं हो पा रहा है, उससे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कि उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो पा रही है, आउटिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा, उनका घर पे रह करके डाइट उनकी जो है, घर ही घर पे रहते हैं तो फूड जो खाते हैं तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है। और तीसरा जो इनमें आ रहा है कि डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ है, डॉक्टर शर्मा साहब अपने साथ है, कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आई विल नॉट से साइकेट्रिक प्रॉब्लम, दे आर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। हर माँ बाप समझ रहा है कि अब 3 महीने से ऊपर हो गए हैं तो बच्चों में जो चिड़चिड़ापन डेवलप हो रहा है, जिद्दीपन डेवलप हो रहा है, इरिटेबल हो गए हैं, जल्दी से उनमें टेम्पर्स आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें अब इनमें लक्षण आ रहे हैं। और अपन देखेंगे ब्रॉड टर्म पे, स्पेशली जो टीन एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में जो एंजाइटी है, न्यूरोसिस के फीचर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ने लगे। फियर जो हो रहा है कि हर व्यक्ति में, बड़े में, बच्चे में फियर है कि कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा। इसके बारे में मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक अधिकतर दवाइयाँ नहीं थी, और अभी भी जो दवाई आई है वो कोई 100% श्योर दवाई नहीं आई है। किंतु आज हम किसी अन्य बीमारी से जो उतनी ही कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कुपोषण है, उनसे अपन कंपेयर करते हैं तो जो मॉर्टिलिटी रेट है वो कोरोना की बहुत ज्यादा नहीं है। जी, और अपने को कोरोना से फाइट करना है, भागना नहीं जी। तो डॉक्टर, आपका कहने का अर्थ ये लगाएं कि स्कूल खुलने चाहिए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हाँ, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं धीमे धीमे करके, जैसे शुरू में 11-12 क्लास से धीरे धीरे चालू करके, और कोई ऐसा सिस्टम बिठा के कि कुछ क्लासेज 8 से 2 चले, कुछ क्लासेज 9 से 3 चले, कुछ क्लासेज 10 से 4 चले, तो उसको सेग्रीगेट करके वी हैव टू स्टार्ट। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो जो पॉलिसी मेकर्स है
और सर बैठे हुए हैं और सभी जो पॉलिसी मेकर्स इसको डिसाइड कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जितना टाइम बच्चा घर पे रहेगा, और स्पेशली भारत में ऑनलाइन जो टीचिंग है वो क्लासरूम टीचिंग का अल्टरनेटिव आज की डेट में नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब समय केवल कुछ 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। मेरा एसीएस रोहित सर के पास चलूंगा लास्ट सवाल के लिए। एक रोहित सर से सवाल था कि एक तो जो नई दवा आई है फेविफ्लू, क्या सरकारी अस्पतालों में उसे उपलब्ध कराया जाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जो स्कूल खोलने को लेकर कश्मकश चल रहा है, तो चिकित्सा विभाग उसे लेकर कुछ राय देगा शिक्षा विभाग को? देखिए, दवाओं के लिए आज ही हमने एसएमएस हॉस्पिटल के साथ वीसी करी थी 12:30 बजे। उसमें डॉक्टर रमन शर्मा भी थे, सुधीर भंडारी जी भी थे जी। उन्होंने जो वी गो बाय देयर रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो व्हाटएवर दे रिकमेंड वी विल परचेज एंड सप्लाई टू देम। उनकी तरह से डिमांड आ गई सुबह और मैंने एक्शन लेने के लिए बोल दिया। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में दवाएं जो भी वो चाहते हैं वो उपलब्ध हो जाएगी। हमारा पूरा सपोर्ट एसएमएस हॉस्पिटल के साथ है। जी सर। जो खोलने वाली बात है स्कूल्स वगैरह, तो अभी मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एनफोर्समेंट है वो बड़ा डिफिकल्ट होगा करना जी। और अभी जो हम जिस तरह से पिछले हफ्ते में केसेस 300 से ज्यादा आए हैं लगातार, हालांकि जैसा मैंने पहले कहा वो एपिसोडिक थे, बट वही बात धार्मिक स्थलों के लिए भी लागू होती है जी। जब तक हम जहां तक अवॉइड कर सकें भीड़ भाड़ को और ऐसी संभावनाओं को, वैसे ही काम करने चाहिए। क्योंकि अगर जहां भी हमने थोड़ी ढील दी तो ये एक बड़ा रूप ले सकती है, जिस फिर हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर बढ़ेगा और वो स्थिति हम नहीं होने देना चाहते हैं। बट जो चीज़ ज़रूरी है, जो आजीविका से जुड़ी हुई है, जो इकोनॉमी के लिए आवश्यक है, उसको करना ज़रूरी है। स्कूल्स के बारे में, विशेषकर छोटे बच्चों के स्कूल्स के बारे में, आई थिंक इट कैन वेट। म्यूट है आपका रोहित माइक। थैंक यू वेरी मच रोहित सर, आपका और सभी का, डॉक्टर विमल सर, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, डॉक्टर लोकेंद्र जी, के शर्मा जी, रमन शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। माफी चाहूंगा समय की, क्योंकि बाध्यता है 7 बजे तक का ही हमने समय लिया था जूम पर, इस वजह से जो है वो बीच में ही मुझे समाप्त करना पड़ रहा है। लेकिन आप सभी लोगों का धन्यवाद। और रोहित सर, आपने जिस तरह से बताया कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं है राजस्थान में, ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में कम्युनिटी स्प्रेडिंग की स्थिति नहीं है। और स्कूल खुलने को लेके आपने जो राय दी है, मुझे लगता है ये भी काफी ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाना काफी मुश्किल होता है। इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। जो है इस तरह के हमने वर्चुअल टॉक किया और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हम इस तरह का वर्चुअल टॉक करेंगे, तो आप सभी लोग जो है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे पाठकों को जो है नई नई जानकारियां इससे मिल पाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Okay, all the best.